अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 के एक एक टॉपिक में इतना जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ देना तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि भले ही वो वन शॉट का वीडियो है लेकिन डिटेल्ड वन शॉट है जिसमें सारा टॉपिक को कवर किया गया काफी बढ़िया से। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास समय तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करिए। आपको मैं शॉर्ट नोट्स दे दिया हूं, आप अपने बगल में शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए और वन शॉट देखिए और साथ साथ में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर हाईलाइट करते चलिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप साथ साथ में लिखते हुए भी चल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बार देखिए। कम समय है तो 1.5x स्पीड करके कम से कम 2 बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए पहला बार देखिएगा ना तो बहुत सारा टॉपिक आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये पढ़ाए हैं, और दूसरा बार में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, लेकिन 1 से 2 से 3 बार देख लेंगे ना तो पूरा चैप्टर 4 का एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट जी, अच्छा एक चीज और, हम लोग का ये व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 9905948008। आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, कुछ भी चाहिए ना, पीडीएफ वगैरह कुछ भी, तो आप बोलिएगा। अगर हम लोग के पास अवेलेबल होगा या हम लोग फ्री रहेंगे तो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। ये 2 काम कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो मेरे ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं जिनको मिल चुका है शॉर्ट नोट्स का, उनको कहूंगा बच्चा जी आप ना शॉर्ट नोट्स निकाल के उसको रख लीजिए प्रिंट आउट करवा के, और साथ साथ में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको हाईलाइट करते हुए पढ़िए। ओके, और नहीं तो आप चाहें तो आप बना सकते हैं इसका एक एक वन शॉट, जो शॉर्ट नोट्स का जो सब टॉपिक है इसे दोबारा लिख सकते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसमें पढ़ते किस चीज के बारे में, देखिए नाम से पता चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। एक्चुअली क्या होता है ना स्टूडेंट जी, कि आपको मैं चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था, फिर से बोल रहा हूं कि अगर जब भी कोई आवेश में गति होता है यानी उसमें गति आता है, वो चलता है, तो उसके चारों ओर उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप कहेंगे मनीष सर इसका मतलब हम तो पढ़े थे कि कोई चुंबक जो होता है वो ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन का होता है ना, चुंबक मैग्नेट। सर हम तो पढ़े थे कि उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ होता है, एकदम होता है। तो सर उसके बारे में चुंबकीय क्षेत्र इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे ना मुन्ना ना, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आवेश जब चलता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, इसके बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब कुछ स्टूडेंट जी बोलेंगे सर मेरे सर तो पढ़ाए हैं कि कोई करंट बहता है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप तो कह रहे हैं कि आवेश चलता है तब उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे सर तो करंट के बारे में बताएं। भाई साहब करंट भी बहता है तो वहां आवेश से न चलता है जी। करंट क्या है, धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, आवेश का ही तो प्रवाह है। यानी या तो धारा बोल लीजिए या आवेश का गति बोलिए, उसी से संबंधित चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, आप यहां देखेंगे लिखा हुआ इस अध्याय में हम लोग गतिमान आवेश तथा विद्युत धारा और गतिमान आवेश अलग नहीं है। आवेश गतिमान होता है, उसी के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम लोग गतिमान आवेश तथा विद्युत धारा से संबंधित यंत्रों के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, संबंधित चुंबकीय घटनाओं लिख सकते हैं यहां पे, चुंबकीय घटनाओं है ना, संबंधित चुंबकीय घटनाओं के बारे में अध्ययन पढ़ करते हैं। ठीक है, जिनके जिनके पास शॉर्ट नोट्स है ना और वो यहाँ पे लिख लीजिए चुंबकीय, कहीं कहीं में ना मैं कुछ कुछ चेंजिंग करवाऊंगा तो करते चलिएगा। और जिनके पास नहीं है वो एक काम कर लीजिए कि आप लिख लीजिए यहाँ से, और नहीं तो चैनल पे जाके पुराना वीडियो देखिए, चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा, या कैसे शॉर्ट नोट्स मिलेगा मैं बता दूंगा आपको। चलिए तो देखिए सबसे पहला इस टॉपिक का नाम है इस चैप्टर में पढ़ना ओस्टाड का प्रयोग। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ जाए कि ओस्टाड का प्रयोग क्या होता है। जानते हैं स्टूडेंट जी ओस्टाड का प्रयोग क्या है? ये सबसे पहला वैज्ञानिक ओस्टाड है ना, ये बताएं कि जब किसी तार में करंटवा बहतू ना हो तो ओकर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, तो यानी वो जो तार है वो चुंबक के भांति व्यवहार करेगा, ये ओस्टाड बताए। और उसको प्रयोग के द्वारा वो सिद्ध भी किए। देखिए कैसे सिद्ध किए, ओस्टाड क्या किए ना कि एक तार में करंट बहाए, देखिए ऐसे तार में करंट बहाए, ऐसे करके प्रतिरोध लगा दिया, करंट ऐसे बहाए, बैटरी ऐसे लगा दी, ऐसे बैटरी 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 बैटरी, और ऐसे करंट बहाए, है ना। तो आप लोगों को पता है कि बैटरी का ये प्लस वाला किनारा, ये माइनस वाला किनारा, तो प्लस से करंट निकलेगा और माइनस में ऐसे चलेगा। हम तो चले परदेश जी हमको न रोको। तो पता नहीं उस स्टार्ट के दिमाग में क्या आया कि जो करंट बह रहा था ना इस तार में, यहां पे उस स्टार्ट सर एक चुंबकीय सुई को ला के रख दिए अपने मन से।
नहीं कभी कभी मन करता है कि लॉ ऐसे रख देते हैं, तो अपने मन से चुंबकीय सुई रख दिया यहाँ पे उस्ताद सर। चुंबकीय सुई चुंबक का बना हुआ होता है, इसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ, और ऐसे कर दिए, ठीक है। और करंट के नजदीक में रखे, जैसे ही नजदीक में रखे ना, उस्ताद सर कहे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, क्या हुआ जानते हैं? जैसे ही करंट वहां बढ़ाए उस्ताद सर, चुंबकीय सुई को लाए, तो देखिए कि चुंबकीय सुई ने अपने रास्ता से ऐसे मुड़ गया, ऐसे, मतलब जो सीधा था व्हाइट वाला जो मैं दिखाया हूं श्वेत रंग से, वो सीधा वाला है, तो ये मुड़ गया, यानी ऐसे मुड़ा। इन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये तो जैसे ही करंट वहां के बगल में चुंबकीय सुई को लेकर जाते, चुंबकीय सुई तो मुड़ जाता है जी। तो जब ये मुड़ जाता है, इसका मतलब पक्का इस पे बल लगा चुंबक में, और बल लगा इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र है। अरे भाई, चुंबक पे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही बल लगेगा ना, इसका मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र करेंटवे के कारण बह रहा है, एक करेंटे के कारण चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, करंट का धारा दिशा उल्टा कर दिया। मतलब इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, करंट का दिशा उल्टा कहने का मतलब ये हो कि बैटरी का इधर प्लस कर देंगे और इस साइड में बैटरी का हम माइनस कर देंगे। देखिए इस साइड में प्लस कर दिए और इस साइड में बैटरी का हम माइनस कर दिए। ये देखिए एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस, तो अब करंट ऐसे बहेगा। तो जब ऐसे किए तो वो क्या देखे, आगे मयोगे, उन्होंने देखा आगे मयोगे, जो सुइया ऐसे मुड़ रहा था ना स्टूडेंट जी, सीधा जो सुई था वो ऐसे मुड़ रहा था, उस सुई ऐसे ना मुड़ के ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा। और पुख्ता करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको प्रूव करने के लिए ओस्टर्ड सर क्या किए, बोले ना कि एक काम करो, करंटवा को बंद कर दो। जब करंट बंद किए तो क्या देखते हैं ओस्टर्ड सर, क्या देखते हैं ओस्टर्ड सर, करंट बंद करने के बाद कि सुई सीधा हो गया, अपने वास्तविक स्थिति में आ गया, मतलब इस पे कोई बल नहीं लग रहा है। और करंट का मान जब बढ़ाए तो देखिए कि सुइया और मुड़ रहा है, और मुड़ रहा है, और मुड़ रहा है। तब भाई ये बना हुआ है चुंबक से, तरवा के नजदीक लेके जाते हैं तो इस चुंबकवा पे बल लगता है, तभी तो मुड़ रहा है। और एक चुंबक दूसरे चुंबक पे बल लगाता है, इसका मतलब कि तरवे ने चुंबक के भांति काम कर रहा है, यानी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से ओस्टर्ड सर सबसे पहले बताए कि किसी भी तार में, चालक में जब करंट बहता है तो वो चालक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। इससे ज्यादा बोलने से अच्छा ये बोलिए कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ओस्टर्ड का प्रयोग। देखिए ओस्टर्ड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण नजदीक रखे हल्के चुंबक में विस्थापन भी आ सकता है। देखिए विस्थापन आ गया ऐसे या ऐसे। धारा प्रवाहित तार के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता हम चुंबकीय सुई से लगा सकते हैं। इसके कारण जो इसका चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका हम इस चुंबकीय सुई से हम पता लगा सकते हैं। चुंबकीय सुई हमारा है, ये चुंबकीय सुई है ना। क्लियर स्टूडेंट जी? ओस्टर्ड का प्रयोग पूछेगा बता दीजिएगा। ओस्टर्ड क्या किए थे कि अगर किसी तार में करंट बह रहा है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको उन्होंने बगल में चुंबकीय सुई रखकर पता किया था। यही बताए थे ओस्टर्ड, ठीक है। चलिए तो ओस्टर्ड तो बता दिए कि ठीक है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा करंट के चारों ओर, लेकिन बात यहां है भाई कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। या फिर कहेंगे सर हम चैप्टर 1 में विद्युतीय क्षेत्र भी पढ़े थे और विद्युतीय बल रेखा पढ़े थे, क्या यहां भी ऐसा कुछ होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा एकदम होता है। तो सर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है मनीष सर, या चुंबकीय बल रेखा क्या होता है मनीष सर? चलिए स्टूडेंट जी मैं सबके सब बता देता हूं आपको अच्छे से कि क्या होता है। देखिए पहले चुंबकीय क्षेत्र को समझिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चुंबक, जो कि चैप्टर 5 में पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, तो चुंबक में जो दो गो ध्रुव होता है उत्तरी दक्षिणी, तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चुंबक रखेंगे तो ये चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र से इस चुंबक पे असर डालेगा, यानी बल वगैरह लगाएगा, या इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक पे असर डालेगा, यानी बल वगैरह लगाएगा। तो बोल सकते हैं किसी भी चुंबक के चारों ओर या धारा के चारों ओर भी, तो धारा करंट बहेगा तो उसके चारों ओर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओस्टर्ड सर बताए हैं ना,
समझ रहे हैं। और कोई पूछ देगा आपसे कि क्यों उत्पन्न होता है, तो मनी सर वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 वाला याद रखिएगा कि हमारे मनी सर बताए थे कि जब कोई आवेश गतिमान रहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां भी तो आवेश गतिमान है ना बउआ किंग स्टूडेंट जी, तो यहां भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जी, समझ गए। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर या धारावाही चालक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये सब जगह हो गया, जहां पे चुंबकीय प्रभाव देखा जा सके, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जी चुंबकीय बल रेखा। ये क्या होता है, तो जैसे चैप्टर 1 में विद्युतीय बल रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता था, याद करिए, इधर विद्युत क्षेत्र, इधर विद्युत क्षेत्र, इधर विद्युत क्षेत्र, इधर विद्युत क्षेत्र होता था, तो उसको लाइन से मिला के दिखा देते थे। और वैसे ही सेम टू सेम स्टूडेंट जी यहां पे इस चैप्टर में चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। अरे भाई बार बार तो नहीं ना बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र इन्ने इन्ने इन्ने, तो क्यों ना उसे एक रेखा से ही मिला के दिखा दे, एक लाइन से ही मिलाकर दिखा दे, हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए समझिए स्टूडेंट जी कि मान लीजिए यहां पर ना चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ओके जी सर, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र इधर 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 है, ठीक है। तो हम क्यों बार बार इधर 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 बोले, या यहां पे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, यहां पे 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 इधर है, तो हम क्यों बार बार इधर इधर बोले, क्यों ना उसे हम एक लाइन से मिला के दिखा दे, ऐसा करके लाइन से मिला के दिखा दे एक ही बार में कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र इधर 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 इधर, ठीक है, या यहां पे लाइन से मिला के दिखा दे चुंबकीय क्षेत्र इधर 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 इधर। इसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा, इन्हीं को कहा जाता है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे ना कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, सीधे और साफ तौर में बोलिएगा कि चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का तरीका है। जिधर जिधर चुंबकीय बल रेखा उधर उधर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे इधर चुंबकीय क्षेत्र तो इधर चुंबकीय बल रेखा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तो इधर चुंबकीय बल रेखा, यहां चुंबकीय क्षेत्र तो इधर चुंबकीय बल रेखा। समझ रहे हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी स्पर्श रेखीय होता है, देखिए सट करके पार करना, स्पर्श रेखा समझते हैं ना, टैंजेंट, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्श रेखा को टैंजेंट, देखिए टेंजेंशियल होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जी, तो ये दोनों परिभाषा देखेगा तो देख लीजिए, किसी चुंबकीय पदार्थ या विद्युत धारा के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल को महसूस किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखा को भी देखिएगा तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, सच में रेखा नहीं होता है, काल्पनिक रेखा, अपने मन से हम रेखा दिखाते हैं कि इधर इधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इस चुंबकीय बल रेखा के 3 4 5 गुण देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। बिल्कुल सही है, कह रहा है कि जहां भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बिल्कुल सही। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान के चलिए चुंबकीय बल रेखा ऐसे है, ठीक है, इधर ऐसे जी, देखो देख रहे चुंबकीय बल रेखा ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट जी। तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है तो इधर होगा, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है तो इधर होगा, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है तो इधर होगा, इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, इस जगह पर इधर होगा, मतलब स्पर्श रेखीय होगा, है ना, स्पर्श रेखा खींच देंगे उधर होगा, यहां पे इधर, ठीक है। दूसरा गुण देख लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। एक्चुअली में कोई चुंबक जैसे है ना, उदाहरण के लिए ये देखिए, अगर कोई उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई चुंबक ऐसे है, ठीक है, चुंबक है, तो चुंबक में 2 ध्रुव होगा स्टूडेंट जी, 1 सेकेंड, चुंबक में 2 ध्रुव यानी 2 पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव को N से दिखाते हैं, दक्षिणी ध्रुव को S से।
तो इस चुंबक के कारण जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह चुंबक के बाहर क्या करेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा यानी उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी में घुसेगा और खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे आवेश में क्या होता था विद्युतीय बल रेखा कि प्लस से शुरू होता था और माइनस पे जाकर खत्म हो जाता था, लौटता नहीं था, लेकिन ये नॉर्थ से निकलेगा और ऐसे घुमाते 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 साउथ में ऐसे लौट कर आएगा। स्टूडेंट समझे, इधर भी देखिए, नॉर्थ से निकलेगा, घुमाते 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 साउथ में ऐसे लौट कर आएगा। देख रहे हैं आप मैंने क्या क्या बोल दिया, देख लीजिए। और वैसे इधर भी देखिए, नॉर्थ से निकलेगा, घुमाते 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 साउथ में ऐसे लौट कर आएगा। नॉर्थ से निकलेगा, घुमाते 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 साउथ में ऐसे लौट कर आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं मैंने क्या बोल दिया। वैसे इधर नॉर्थ से निकलेगा, घुमाते 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 साउथ में ऐसे लौट कर आएगा। ये देखिए, यानी कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर में साउथ से नॉर्थ। देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को पहले आप क्लियर कर लीजिए कि चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर में दक्षिणी से निकल के उत्तरी की ओर। ठीक है, ये दिशा होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला गुण कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद लूप बनाती है। देखिएगा, विद्युतीय बल रेखा स्टूडेंट जी कभी भी बंद लूप नहीं बनाता था। ये प्लस से शुरू होता था, माइनस पे जाके स्वाहा, खत्म, है ना। लेकिन चुंबकीय बल रेखा को देखिए, पूरा बंद लूप बना रहा है, एकदम घूम के आ रहा है ऐसे, देख रहे हैं। तो ये हमेशा बंद लूप बनाती है, मतलब ऐसे लूप बनाएगा, ये हमेशा लूप बनाएगा। चुंबकीय बल रेखा हमेशा ऐसे बंद लूप बनाएगा। देखिए, बंद लूप हमेशा, जबकि विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाता। तो एक अंतर भी हो गया, चुंबकीय बल रेखा और विद्युतीय बल रेखा में ये अंतर हो गया कि वो बंद लूप बनाता था, ये बंद लूप कभी भी नहीं बनाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद अगला कि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, काट भी नहीं करता है, क्योंकि काट लेगा ना तो वहां दो दिशा संभव हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा का। जैसे देखिए, एक चुंबकीय बल रेखा इधर है और एक इधर, दोनों मान लीजिए इस जगह पे कट कर गया। तो जहां पे दोनों कट किया भाई साहब, यहां पे इस वाले रेखा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र तो इधर होगा और इस वाले रेखा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र तो इधर होगा। तो क्या एक ही जगह पे दो तरफ चुंबकीय क्षेत्र संभव है? नहीं ना, इसलिए कभी भी कट नहीं करता है। ये वाला रेखा के अनुसार इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला रेखा के अनुसार इधर, तो एक ही जगह पे दो तरफ नेट चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी संभव है, इसलिए कभी कट नहीं करता। ठीक है, अगला सुनिए कि जहां पे चुंबकीय बल रेखा ज्यादा गढ़ा रहेगा ना, घना, डेंसिटी जिसे बोलते हैं घनत्व, जहां चुंबकीय बल रेखा का ज्यादा रहेगा और वहां पे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा। जहां पे कम घनत्व रहेगा वहां कम मजबूत रहेगा। जैसे देखिए, मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल के लिए। ऐसे कि आप देखिए, ये मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा है, ऐसे चुंबकीय बल रेखा है, ऐसे चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, और इस चुंबकीय बल रेखा में कोई दो बिंदु लेता हूं, मान लीजिए P बिंदु ले लिया स्टूडेंट जी और एक बिंदु Q ले लिया। देख लीजिए, एक बिंदु P ले लिया स्टूडेंट जी, एक बिंदु Q ले लिया, दो बिंदु ले लिया। तो यहां पे P पे ज्यादा गढ़ा है देखिए, और Q पे फैल गया, कम गढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात, P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा और Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाते हैं ना, तो P पर ज्यादा होगा और Q पर कम होगा। देख लिए। जैसे चुंबक की अगर बात करें तो चुंबक का जो दोनों ध्रुव होता है ना, चुंबक का जो दोनों ध्रुव होता है, तो ध्रुव में यहीं पे देख लीजिए ना, ध्रुव में इधर इसमें तो ध्रुव पे चुंबकीय बल रेखा ज्यादा गढ़ा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहीं ध्रुव पर होता है और यह सब जगह पर कम होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, है ना। तो वही लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखिए, ओस्टर्ड सर ये बता दिए कि ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, अब उसका दिशा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो बताएं मैक्सवेल सर। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठा के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालते हैं। क्या कहते हैं मैक्सवेल सर? मैक्सवेल सर कहते हैं कि मान लो इस तार में अगर करंट बह रहा है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो स्टड बता दिए हैं, तो उसका दिशा क्या होगा? तो मैक्सवेल सर कहते हैं कि जिधर भी करंट बह रहा है ना, दाहिना हाथ के अंगूठा को उधर रखिए। जैसे इस फिगर में करंट ऊपर बह रहा है तो अंगूठा को देखिए ऊपर रखा गया है, और इस फिगर में करंट नीचे बह रहा है तो अंगूठा को देखिए नीचे रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ऊपर बह रहा है तो अंगूठा को ऊपर रखें। अब बाकी का 4 उंगली को वैसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे घुमाएंगे। ठीक है,
अंगूठा को ऊपर रखें, बाकी के 4 उंगली को ऐसे घुमाएंगे। तो बाकी के 4 उंगली को जब ऐसे 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 घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो ये घुमाने से क्या होगा कि ये 4 उंगली जिधर जिधर घूमेगा ना, जिस जिस दिशा में ये 4 उंगली घूमेगा वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। जैसे करंट ऊपर बह रहा है, ठीक है, अंगूठा हम ऊपर रखे तो यहाँ पे देखिए 4 उंगली इधर घूम रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। यहाँ पे इधर घूम रहा है तो इधर होगा, यहाँ पे इधर घूम रहा है तो इधर होगा, यहाँ पे इधर घूम रहा है तो इधर होगा। जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे, ठीक है। वहीं देखिए नीचे करंट बह रहा है तो नीचे का अंगूठा रखे, 4 उंगली इधर घूम रहा है, तो यहाँ पे देखिए अंदर जा रहा है 4 उंगली, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। घूम के इधर आ रहा है तो यहाँ पे इधर होगा, घूम के इधर आ रहा है तो इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। वहीं देखिए दिखाया गया है, ऐसे अंगूठा रख के इधर और नीचे बह रहा है तो ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा के नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़े कि अंगूठे की दिशा चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा में हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाकी के 4 अंगुलियों के मुड़ने की दिशा में होगी, है ना। बाकी का 4 उंगली मुड़ेगा उस दिशा में होगा, ठीक है। नोट में कुछ लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, जिसे टेस्ला भी कहते हैं स्टूडेंट जी। कई जगह पे टेस्ला लिखा रहेगा लेकिन रियली में ये होता है। आगे हम आपको बता भी सकते हैं कैसे, जो ठीक है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है, उसकी वीमा लिखी हुई है, देख लीजिए डायमेंशन, और 1 टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में ये मेमोरी वाला क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा। तो इसे आप चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अंतिम में भी हालांकि मैं पेज दिखा दूंगा, आप अंतिम में भी नोट कर सकते हैं पूरा आराम से रोक के। अंतिम में 1-1 पेज में दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी निकल गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का कुछ मान भी तो होगा ना, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, 0.8 टेस्ला, कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं स्टूडेंट जी बायो-सेवर्ट्स के नियम के जरिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण उत्पन्न होता है, बायो-सेवर्ट्स ये बता दिए स्टड सर। दिशा बता दिए मैक्सवेल सर, अभी देखिए मैक्सवेल के दाहिना हाथ के अंगूठा का नियम। और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये बताते हैं बायो-सेवर्ट। लेकिन बायो-सेवर्ट सर क्या कहते हैं कि हम नियम तो बता रहे हैं, बायो-सेवर्ट्स 2 वैज्ञानिक हैं, बायो-सेवर्ट्स दोनों मिलकर बताए थे। इन्होंने कहा कि हमारे नियम से तुम करंट बहेगा तार में तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तो बता दोगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा नियम ना तन्नी गो तार, एकदम तन्नी गो नन्ही सा मुनका सा छोटा सा तार के लिए लगेगा। पूरे लंबे तार के कारण अगर करंट बहा रहे हैं और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हमारे से नहीं निकलेगा। ये बता रहे हैं कौन, बायो-सेवर्ट्स। इन्होंने क्या कहा कि हम छोटका से बता देंगे, तो लोगों ने कहा बताइए ना छोटका से भाई, पूरा से निकालना रहेगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे। अरे छोटा सा चीज से जो कोई चीज निकल जाता है तो पूरा से निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो नहीं निकलता है। तो देखिए बायो-सेवर्ट्स के नियम में ये याद रखिएगा कि छोटा सा तार का छोटा सा अंश, अल्पांश के कारण हम लोग निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जी कुछ बातों को समझिए। जैसे मान के चलिए क्या कहता है बायो-सेवर्ट्स का नियम, जैसे मान के चलिए कोई तार है ऐसा, ठीक है, और इस तार में मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1 सेकंड रुकिए, ये तार है, मान लीजिए इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तार का बहुत छोटा सा टुकड़ा, एकदम ऐसे देखिए छोटा सा टुकड़ा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा बायो-सेवर्ट्स के नियम से। यानी छोटा सा टुकड़ा का लंबाई हम डीएल से दिखाते हैं, डीएल छोटा टुकड़ा डीएल से, ठीक है। और इस छोटे से टुकड़ा से मान लीजिए आर दूरी पर और थीटा कोण पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ओके। अच्छा इस जो छोटा सा टुकड़ा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो भी तो काफी ज्यादा बड़ा नहीं निकलेगा, एकदम अल्प अंश है, बहुत छोटा न दिखने वाला टुकड़ा, इतना छोटा है। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम आएगा। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र को हम डीबी के नाम से दिखा देते हैं, बी नहीं, काफी छोटे चीजों में डी लगा देते हैं, आप देखे होंगे डीबी। तो ये डीबी मतलब कि ये हुआ ना कि तार का बहुत छोटा सा टुकड़ा डीएल है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र डीबी निकला तार से आर दूरी है थीटा कोण पर। तब बायो-सेवर्ट्स का नियम क्या कहता है, ये कहता है ना बायो-सेवर्ट्स का नियम कि सुनना भाई, सुनना, इस छोटका सा टुकड़ावा के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो धारा आई का समानुपाती होगा, करंट आई का। और आप अंदर से सोचिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो लगता है भाई कि जितना ज्यादा धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी होगा ये आई का समानुपाती होगा। स्टूडेंट जी देख लीजिए डीबी आई का समानुपाती होगा, ठीक है। अच्छा साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट जी डीएल का भी समानुपाती होगा,
जो छोटका टुकड़ा है ना लंबाई dl, इसका भी समानुपाती होगा। ज्यादा लंबा रहेगा तार तो और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, और लंबा तार रहेगा तो और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे धारा में हुआ ना भाई, आप दिल से नहीं सोच सकते हैं क्या कि मनी सर सच्चे बोल रहे हैं कि इस तार में जितना ज्यादा धारा बहेगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, करंट बहाएंगे तो और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, और ज्यादा करंट बहाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा का समानुपाती होगा, तो धारा का भी हो गया। साथ साथ में स्टूडेंट जी छोटा सा लंबाई dl का भी समानुपाती होगा तार के लंबाई का, ठीक है। और थीटा में ना स्टूडेंट जी, थीटा पर भी निर्भर करता है। 90 डिग्री पे देखा गया कि सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, और तार के खुद के दिशा में देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो 90 डिग्री पे अगर सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है तो sin 90 सबसे ज्यादा होता है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र sin थीटा का भी समानुपाती होता है। देख लीजिए, I का भी, dl का भी, sin थीटा का भी। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि दूरी r का क्या होगा, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? यानी जैसे जैसे दूरी r बढ़ेगा और वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ये आपको बताना। मुझे तो लगता है घटेगा भाई। जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे और वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कमेगा ना स्टूडेंट जी, है कि नहीं जी? मुझे तो यही लग रहा है। और यह भी देखा गया कि अगर दूरी को हम 2 गुना कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र घट के सीधा 4 गुना घटा, मतलब 4 गुना कमा। दूरी को 3 गुना कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा 9 गुना कमा। यानी r का व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, बल्कि r स्क्वायर का। व्युत्क्रमानुपाती तो है ही, r बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो व्युत्क्रमानुपाती है ही, लेकिन r का नहीं, r स्क्वायर का। देखिए ये है ना। चलिए, यही कहता है बायो-सेवर्ट्स का नियम कि छोटे से टुकड़ा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो I का, dl का और sin थीटा का समानुपाती और r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। ओके, अभी देखिए इन चारों को अगर एक साथ मिला देंगे तो I का भी, dl का भी और sin थीटा तीनों का समानुपाती होगा। I, dl, sin थीटा का समानुपाती और r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये निकल गया बायो-सेवर्ट्स का नियम। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट जी कि कोई भी फॉर्मूला इस समानुपातिकता चिन्ह में यूज नहीं किया जाता, बल्कि उसके जगह पे एक बराबर आता है, और बराबर जब आएगा तो कोई कांस्टेंट एंट्री मारेगा। जैसे कूलॉम्स लॉ में याद है, कूलॉम के नियम में कि 2 आवेशों के बीच जो बल लगता था Q1 Q2 का समानुपाती और दूरी r के स्क्वायर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, और जब यहां से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर कोई कांस्टेंट एंट्री मारेगा, तो वहां पे कांस्टेंट आता था O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करिए Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन को बच्चा जी बोलते थे परावैद्युतता। याद करिए एप्सिलॉन नॉट को हम लोग नाम देते थे स्टूडेंट जी परावैद्युतता। सेम इसी तरह से जानते हैं कि यहां आता है चुंबकशीलता। जैसे परावैद्युतता के बारे में मैंने बताया था कि 2 आवेश के बीच अलग अलग माध्यम में कैसा कनेक्शन बन रहा है, यह परावैद्युतता बताता था। ऐसे ही होता है चुंबकशीलता कि अलग अलग माध्यम में 2 चुंबक के बीच कैसा कनेक्शन बन रहा है, उसको म्यू साइन से, म्यू नॉट से दिखाते हैं स्टूडेंट जी, है ना। तो जो एप्सिलॉन नॉट के जगह पर म्यू नॉट आएगा, ध्यान दीजिए इसका उल्टा होता है ऊपर में। जैसे नीचे में तो 4 पाई है तो 4 पाई रहबे करेगा, और यहां जो परावैद्युतता था, है ना, और वैसे यहां चुंबकशीलता आ जाता है म्यू नॉट। देख रहे हैं, तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा। dB समानुपाती होगी I, dl, sin थीटा बाई r स्क्वायर, बराबर करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बाई 4 पाई, ठीक है, I, dl, sin थीटा बाई r स्क्वायर। हाँ, ये ध्यान देना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की जैसे वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती थी, वैसे ही म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। देखिए लिखा हुआ है म्यू बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, यूनिट लिखा है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। और मिनट क्या है, निर्वात या वायु का चुंबकशीलता। तो मिनट का भी वैल्यू यहां से निकाल सकते, मिनट निकालेंगे तो ये गुना हो जाएगा। जैसे म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया 10⁻⁻7, तो यहां से सिर्फ मिनट निकालेंगे तो ये गुना हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻7, ठीक है। तो यही हो गया बायो-सेवर्ट्स नियम का फॉर्मूला स्टूडेंट जी, जो आपको एकदम दिल और दिमाग में हमेशा रखना है ना। कई बार एग्जाम में बायो-सेवर्ट्स नियम का उपयोग आएगा, पूछेगा कि क्या होता है। ओके, अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अब क्या देखते हैं कि इस बायो-सेवर्ट्स के नियम को सदिश के रूप में लिखा हुआ, अदिश के रूप में तो लिखा हुआ है म्यू बाई 4 पाई I, dl, sin थीटा बाई r स्क्वायर, सदिश वेक्टर के रूप में लिखा हुआ दिखेगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, इसका दिशा होता है ना चुंबकीय क्षेत्र का, देख रहे थे ना, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो दिशा होता है ना, तो दिशा है तो इसको सदिश के रूप में लिखते हैं ऐसे वेक्टर लगा के। तो उसका तरीका क्या है कि अगर बायो-सेवर्ट्स नियम को सदिश के रूप में लिखेंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा
कैसे लिखा जाता है कि आई तो आई है ही, देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई स्टूडेंट जी, पर डीबी था तो डीबी का वेक्टर लगा देंगे, डीबी सदिश हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, ठीक है, आई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डीएल साइन थीटा था उसके जगह पे डीएल और क्रॉस आर कैप, ये आर कैप है, आर कैप आप पढ़े होंगे मैथ में, आर वेक्टर आर कैप, या फिजिक्स में भी 11th में वेक्टर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, डीएल क्रॉस आर कैप हो जाता है और नीचे में आर स्क्वायर, ये बस ध्यान दे लीजिएगा, सदिश के रूप में लिखना होता है। लेकिन कई जगह पे देखिएगा कि आर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है बल्कि आर क्यूब लिखा हुआ स्टूडेंट जी, आर का पावर 3। तो अगर r का पावर 3 लिखा जाता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि dl क्रॉस r कैप के जगह पर dl क्रॉस r वेक्टर रहेगा, देख रहे हैं, dl क्रॉस r वेक्टर रहेगा, ऐसा रहेगा। तो थोड़ा सा चेंजिंग देख लीजिएगा, कैप है तो नीचे में r स्क्वायर और वेक्टर रहेगा तो r क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट्स नियम, जिसके जरिए छोटे से टुकड़ा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। हालांकि पहले ही मैंने बता दिया कि अगर पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हम लोग फिर इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? चलिए स्टूडेंट जी, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं कि बायो-सेवर्ट्स नियम से 2-3 पॉइंट है और फिर इसका एप्लीकेशन यूज पढ़ना है। एप्लीकेशन बायो-सेवर्ट्स नियम का यूज, उपयोग। जैसे देखिए, बायो-सेवर्ट्स का नियम प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि डीएल लंबाई का धारावाही चालक लेना संभव नहीं है। बहुत छोटा सा टुकड़ा के कारण हम लोग निकालते हैं बायो-सेवर्ट्स के नियम से चुंबकीय क्षेत्र, तो इसलिए डीएल टुकड़ा नहीं ले सकते, इसलिए संभव नहीं। अगला देखिए, अस्थिर वैद्युतिकी में कूलम्ब के नियम की तरह बायो-सेवर्ट्स का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है। जैसे कि कूलम्ब के नियम में भी देखेंगे तो बल में नीचे आर स्क्वायर होता था, याद करिए, बल जो होता था Q1 Q2 का समानुपाती और R के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां भी देखिए R के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन यह मतलब बायो-सेवर्ट्स का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है, ये कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट जी, चलिए देखिए अगला, डीबी की दिशा आई डीएल तथा आर से बने तल के सतह पर लंबवत होगा। जो डीबी हुआ ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये जो आर है, आर ये, और ये जो आई डीएल वाला तल है, ये जो दोनों तल है, इस तल पे लंबवत होगा। एक्चुअली में ऐसे अंदर की ओर होगा क्योंकि तार के चारों ओर में चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो ये जो तल है, ये बोर्ड वाला तल, इसके अंदर, यहाँ पे अगर बात करें तो करंट ऊपर बह रहा है तो ऐसे अंदर के क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर, अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बायो-सेवर्ट्स का नियम सममित धारा के वितरण के लिए मान्य, यानी जो सिमेट्री होता है ना, समान रूप से फैला हुआ, उसके लिए मान्य है। ठीक है, अब कुछ बात और सुन लीजिए कि बायो-सेवर्ट्स के नियम का ना 2-3 उपयोग है, प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला। तो यहाँ तो सिद्ध करने वाला नहीं करवाएंगे, उसका अलग से क्लास डालेंगे, ठीक है, उसका अलग से क्लास लेंगे। लेकिन जो सिद्ध करने के बाद फॉर्मूला आता है, उससे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, कई बार क्या हर बार आता है, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा, तो उसको बता देते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है। पहले मैं बता दूं कि देखिए, बायो-सेवर्ट्स को नियम को यूज करके ना 3 एप्लीकेशन है स्टूडेंट जी, 3। पहला क्या है कि जैसे कोई गोल तार में करंट बहा रहे हैं, लूप में, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसका मान सिद्ध करना। दूसरा कि अगर लूप में करंट बह रहा है तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसका मान प्रूव करना। और सीधा कोई चालक है, सीधा तार में करंट बहा रहे हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसका मान प्रूव करना। तो 3 को प्रूव करने वाला, तीनों से बोर्ड में कोई पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, ये वाला अब प्रूव करने का वही तरीका है कि बायो-सेवर्ट्स के नियम से छोटे से टुकड़ा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, और जब छुटकौना से निकलेगा ना तो पूरा तार से निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो एप्लीकेशन में आते हैं। देखिए, बायो-सेवर्ट्स के नियम का प्रयोग यानी एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि अगर हमारे पास कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है ऐसे बेटा, तो इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा। देखिए, ऐसा कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है, तो इसके कारण केंद्र पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे देखिए, ये हमारे पास तार है ना, इधर से मान लीजिए इधर से हम ऐसे करंट बहा रहे हैं स्टूडेंट जी, ऐसे 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 तार में ऐसे। ठीक है, और इसके केंद्र पर हमें
चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे जरा देखा जाए। नहीं, क्या मान होगा पहले वो देखिए, और मान से भी पहले चुंबकीय बल रेखा का आकार क्या होगा। जैसे इसमें करंट बहाएंगे ना गोल गोल, तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा और आकार कैसा होगा। तो देखिए आकार की अगर बात करें तो करंट बह रहा है ऊपर स्टूडेंट जी, और देखिए करंट ऊपर बह रहा है। ठीक है, और यहां से देखेंगे तो ये ऐसे घूम के जा रहा है क्या, देखिए तो करंट ऊपर बह रहा है, देखिए ये ऐसे घूम के जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे घूमकर जब जा रहा है तो अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखा का आकार होता है। ये देखिए ऐसे, इधर से तार से इस पार से आएगा ऐसे, देखिए यानी इस तल पे जो तार का ये जो तल है ना, इस पे लंबत, इधर भी ऐसे चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाती है ना ऐसे। देख रहे हैं स्टूडेंट जी, ऐसे चुंबकीय बल रेखा का आकार होता है। इसके अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर लूप है ना, इसके ऐसे अंदर बाहर। ठीक है, और इसका जो मान आता है ना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, वो ये आता है μ/4π I/r × 2π। जैसे μ/4π की वैल्यू तो जानते हैं 10⁻⁷ I हो गया धारा, r हो गया त्रिज्या इसका, 2π। और वहीं अगर इस तार में मान लीजिए n लपेटा हो, ऐसे करके बहुत सारा लपेटा कर दिया तार में, तो भाई ये एक फेरा के कारण अगर इतना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है एक लपेटा के कारण, तो n बार तार लपेट देंगे, n फेरा कर देंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में n गुना हो जाएगा ना। तो यही देखिए इस फॉर्मूला जो नीचे भी लिखे उसमें n बस एक्स्ट्रा गुना हो गया, n फेरों के कारण, इन लपेटों के कारण। ठीक है, ओके। एक चीज और एग्जाम में दिखता है कई बार, जैसे बोलेगा ना कि पूरा तार नहीं है, तार का कोई टुकड़ा है, तब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तार के टुकड़ा के कारण, पूरा तार है ही नहीं, ऐसे देखिए तार का ऐसे देखिए टुकड़ा है, देखिए तो तार के टुकड़ा के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें अगर करंट बहाएंगे टुकड़ा से ऐसे, ये टुकड़ा ना थीटा कोण बना रहा है केंद्र पर, तब केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये भी कई बार देखा जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। तो देखिए इसीलिए ना स्टूडेंट जी ना कि ये फॉर्मूला याद रहे, इसीलिए मैं इस 2π से इस 4π को नहीं कट किया, नहीं तो नहीं कट सकता था। देखिए तो इसलिए क्योंकि देखिए जब पूरा लूप है तो पूरा लूप अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2π 360 डिग्री। यहां भी देखिए 2π है, यानी एक तरह से ये केंद्र पर बनने वाला कोण ही है स्टूडेंट जी, समझ रहे हैं। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो कुछ नहीं, बस 2π के जगह पर थीटा लिख देंगे। फॉर्मूला में देख लीजिए μ/4π I/r, और पूरा था तो सेंटर पे 2π एंगल, तो 2π जब सेंटर पे थीटा कोण बना रहा है, केंद्र पर थीटा कोण ये टुकड़ा, तो यहां थीटा हो जाएगा, बस देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला रहना ही चाहिए। ओके, तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण। दूसरा देखिए परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कोई फिक्स लंबाई का चालक है उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए अगर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, जैसे इस फिगर में देखिए, पहले तो चुंबकीय बल रेखा का आकार देख लीजिए कि अगर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, ऊपर ऐसे है ना, तो चुंबकीय बल रेखा जो होगा स्टूडेंट जी कुछ ऐसा होगा। ये देखिए ऐसे ऐसे, मतलब तार के चारों ओर वृत्ताकार लूप, ये चुंबकीय बल रेखा का आकार हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र का आकार हुआ। ठीक है, वहीं अगर धारा नीचे प्रवाहित हो रही है ऐसे नीचे, तो ऐसे होगा, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे होगा, देख लिया, क्लियर हो गई। आगे यहां पे देखिए तो परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है कि जैसे कोई तार है, देखिए कोई तार है, ये तो आकार ना बताया चुंबकीय क्षेत्र का, अब इसका मान क्या होता है ये देख लीजिए। तो मानिए स्टूडेंट जी कि आपके पास कोई तार है, मान लीजिए कुछ लंबाई का, और इस तार से r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यहां निकालना है। ठीक, तार में I धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तार से r दूरी पर, तो देखा जाता है कि जिस भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो बिंदु तार के ऊपर वाला किनारा और नीचे वाला किनारा से कितना कोण बना रहा है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला किनारा से θ1 कोण और नीचे वाला किनारा से θ2 कोण बना रहा है ना, देख रहे हैं आप, यस। तब जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा ये μ/4π I/r sin θ1 + sin θ2 आएगा, ये आता है
म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर। जैसे इसमें क्या आया था, देखिए यहाँ पे क्या आया था, म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई आया था, तो उसके जगह पर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन परेशान मत हो, ये बोर्ड में ज़्यादा नहीं पूछता है। बोर्ड में पूछता है कि अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। जैसे कोई तार है, इसका लंबाई अनंत है, बहुत लंबा तार है, देखिए ऐसे, एक सेकंड रुकिए, ऐसे कोई तार है ना स्टूडेंट जी, अनंत लंबाई का एकदम, मतलब ये तार है और ऐसे भी ऊपर नीचे इसकी लंबाई है। इस तार का लंबाई ऐसे ऊपर नीचे भी है स्टूडेंट जी, ये देखिए, देख रहे हैं। तो इस अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ये भी पूछा जाता है। देखिए, तो जब तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तो क्या ऊपर बनने वाला ये कोण थीटा पर 90 नहीं हो जाएगा। यहां पे मैं डायग्राम से दिखा दूं, देखिए तार छोटा था ऐसे, यहाँ r दूरी थीटा कोण, r दूरी पर निकालना था चुंबकीय क्षेत्र, तो ये कोण बनाया थीटा। अच्छा, तार और लंबा होगा तो ये कोण और बढ़ेगा, और लंबा होगा ये कोण और बढ़ेगा, और लंबा होगा ये कोण और बढ़ेगा। ऐसे करते करते तार जब अनंत लंबाई का होगा तो ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा क्या। तो अनंत लंबाई के समय ये थीटा 1 और थीटा 2, वैसे नीचे भी 90 हो जाएगा, थीटा 1 भी 90 और नीचे में थीटा 2 भी 90 है ना। और जब दोनों 90 हो जाएगा स्टूडेंट जी, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी, बी की वैल्यू, तो बढ़िया से पता है कि होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90। नहीं समझे दोनों में अंतर, इसमें अंतर नहीं समझे। जैसे परिमित लंबाई का, फिक्स लंबाई, अनंत नहीं, और ये अनंत लंबाई का है। तो ये थीटा 1 90, थीटा 2, साइन 90 भी 1, साइन 90 भी 1, 1 कितना हो गया जोड़कर 2 हो गया। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2, आई बाई आर इंटू 2। तो देखिए, जो वृत्ताकार लूप के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया था, म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, और यहां पे है म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2, बस पाई का अंतर है। तो उससे इसको फॉर्मूला को याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ना आपको ना ये पेज अंतिम में दिखा दूंगा, आप चाहे ना तो वहां से भी लिख के अंतिम में रोक के लिख सकते हैं, आसान रहेगा आपके लिए। तीसरा इसका देखिए यूज, तीसरा यूज क्या है इसी बायो-सेवर्ट्स के नियम का। तो तीसरा यूज है स्टूडेंट जी कि वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी कि अगर धारावाही लूप हमारे पास ऐसे देखिए, ऐसे 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 है ना, एक ही लेते हैं, एक ही फेरा का बला लेते हैं ना, ऐसे देखिए ऐसे। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा ये बताना है। देखिए इसके अक्ष पे, इसके एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा ये देखिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट जी कि ये त्रिज्या हमारा कैपिटल आर के बराबर है, ये त्रिज्या हमारा कैपिटल आर यानी कि त्रिज्या बड़की आर के बराबर है, और केंद्र से स्मॉल आर के दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कहीं यहां पर निकालना है। तो उसका जो वैल्यू आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट तो जान रहे हैं, आई हो गया, आर स्क्वायर हो गया त्रिज्या का स्क्वायर, इंटू 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, जितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। और वही लूप में अगर एन फेरा हो तार का, तो इसमें एन से भी गुना कर देंगे स्टूडेंट जी, इसी सेम फॉर्मूला में एन से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सर केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो इसी फॉर्मूला में स्मॉल आर का मान 0 रख दीजिए। अब फिर आप कहिएगा सर तक केंद्र पर कितना फॉर्मूला आएगा, तो सर यहां भी तो केंद्र पर निकाले थे, लूप के केंद्र पर, और यहां पे निकाले लूप के अक्ष पर, बस अलग अलग तरह से दिखाएं। यहां पे ऐसे है तो अक्ष ऐसे होगा, इधर बाहर की ओर ऐसे है ना, बाहर अंदर की ओर, और यहां पे ऐसे फिगर दिखाएं तो इधर अक्ष है। तो अगर केंद्र पर पूछेगा तो स्मॉल आर का मान इस फॉर्मूला में 0 रखेंगे, और ट्रस्ट करिए कि स्मॉल आर जब 0 रखिएगा, यहां देखिए लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान इसके केंद्र पर होता है, केंद्र पर सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ठीक है। तो जब स्मॉल आर 0 रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और ये वही वाला वैल्यू है, ये वैल्यू वही है जो ये था, सेम टू सेम। देखिए ना, इसी को कट करके देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, देख रहे हैं क्या जाएगा, म्यू नॉट आई, और नीचे में कितना आ जाएगा 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, एन रहेगा तो एन गुना हो जाएगा, है ना। देखिए इस चीज को, यहां है क्या, देखिए तो
म्यू नॉट आई बाई 2 और स्मॉल आर का मान 0 रखने पे, स्मॉल आर जब 0 रखे देखिए सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट जी, चलिए तो ये भी स्टूडेंट जी को अच्छे से समझ में बढ़िया से आ गया। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक नियम और पढ़ना, एम्पियर का परिपथीय नियम। बायोसेवर्ट्स नियम पढ़ लिए, एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेते हैं। ये भी मजेदार नियम है, जरा देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है ना स्टूडेंट जी, गॉस का प्रमेय पढ़े हैं ना, गॉस के प्रमेय का भाई है ये, जो गॉस थ्योरम पढ़े उसी का ये भाई यहां पे हम लिख भी देंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए गॉस के प्रमेय में क्या पढ़े थे, गॉस थ्योरम में कि अगर कोई बंद सतह है उसके अंदर कोई आवेश बंद करते हैं, सतह के अंदर आवेश बंद करते हैं, तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो अंदर में बंद आवेश का नीचे में एप्सिलॉन गुना 1/एप्सिलॉन गुना होगा। यही ना था गॉस का प्रमेय, याद करिए। देखिए कि फ्लक्स जो होगा अंदर में बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना हमारा होगा। ठीक है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में ना आवेश को नहीं बंद करते हैं बल्कि विद्युत धारा को बंद करते हैं, और सतह के जरिए बंद नहीं करते हैं बल्कि किसी लूप के जरिए ऐसे बंद करते हैं। स्टूडेंट जी ये देखिए लूप के जरिए, दिख रहा है आपको, तो किसी लूप के जरिए बंद करते हैं। आप देख लीजिए, क्लियर, आपको समझ में आ गई चीजें। ओके, तो ये कहता है परिपथीय नियम। अच्छा एक चीज बताइए कि गॉस के थ्योरम में फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या E डॉट डी ए था, फ्लक्स यही था ना, E और A का डॉट प्रोडक्ट या E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन क्यू बंद, यही था ना गॉस का प्रमेय। तो यहां पे क्या होगा कि E के जगह पर B आ जाएगा एम्पियर परिपथीय नियम में, और DA के जगह पर DL आएगा, क्योंकि परिपथ से ना बंद किए धारा को। देखिए धारा को परिपथ से ना, यहां तो क्षेत्रफल से बंद किए थे, सतह से, तो सतह के पास क्षेत्रफल था DA, यहां DL होगा, उसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन तो होता है परावैद्युतता, तो उसके जगह पर यहां जाएगा चुंबकशीलता, और उल्टा में नीचे में एप्सिलॉन तो ऊपर में म्यू नॉट, और Q बंद के जगह पर I बंद धारा। यहां पे बंद आवेश बंद करते थे तो यहां बंद धारा बंद की है परिपथ के अंदर। यहां निकालते थे विद्युतीय क्षेत्र होता था तो यहां पे धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र B होगा। क्षेत्रफल DA होता था तो उसके जगह पर DL होगा। देख लीजिए यही एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। अब इसको जैसे बढ़िया से बोलिए। हाँ, गॉस के प्रमेय में चैप्टर 1 में ये बोल देते थे, क्योंकि इसको फ्लक्स बोलते थे, तो बोलते थे कि जो फ्लक्स होगा ये बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। यहां तो ऐसा इसको कुछ फ्लक्स बोला नहीं जाता है, तो यहां बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर मतलब लाइन लेंथ के सापेक्ष इंटीग्रेशन, लंबाई, परिपथ के पास लंबाई होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन जो होगा ये बंद करंट का म्यू नॉट गुना होगा। ये बोल सकते हैं स्टूडेंट जी, देख लीजिए, देख रहे हैं, बंद करंट का म्यू नॉट गुना होगा। ठीक है, चलिए साफ कर दे रहे, आपको समझ में आ गया। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि मिलता जुलता उसी के जैसा है, नीचे मैं लिख भी दूंगा, आप लोग अपने ना शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा अगर है तो। देख लीजिए ये आपके पास फिगर है स्टूडेंट जी, और इस परिपथ के अंदर हम करंट को बंद कर रहे हैं ऐसे। तो ये कहता है कि बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये जो होगा ये म्यू नॉट टाइम होगा आई बंद का, बंद धारा का। ये देख लीजिए, समझ गए होंगे आप अच्छे से, है ना। समझ गए। चलिए तो देखिए यहां पे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, यानी कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होगा वो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का, यानी आई बंद का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होती है। मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि एम्पियर का परिपथीय नियम नोट में लिख लीजिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम
गॉस के प्रमेय से मिलता जुलता है, प्रमेय से मिलता जुलता है। हो गया, मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जी अब एम्पियर के परिपथीय नियम का भी उपयोग करके सिद्ध करना है। जैसे परिनालिका को पढ़ना है, टोरॉयडल को पढ़ना है, सीधा तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देख ही लिए, तो वो सब देखना है एम्पियर के परिपथीय नियम को भी उपयोग करके। तो आपको चलिए दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक तो काफी लंबे यानी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देख लिए थे, 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। इसको प्रूव करने के लिए पूछता है, यहाँ पे मान लिख दिए हम, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है। देखिए अगला क्या है ना कि लंबा परिनालिका है ना, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। सबसे पहले जानिए परिनालिका क्या होता है ना। पहले लंबा परिनालिका, परिनालिका देखिए दिखा देते हैं आपको, रुकिए थोड़ा सा, मेरे ख्याल से दिखेगा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है जो ओके। देखिए क्या है परिनालिका। तो परिनालिका ना एक्चुअली में स्टूडेंट जी होता है तार का दे लपेटा, ऐसे लपेटा। जैसे मान के चलिए कुछ पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर, एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। हाँ, ये कॉपी देख लीजिए, देखिए ये कॉपी है आपके पास, तो कॉपी को ऐसे बना दिए पाइप के जैसा ऐसे। हेलो हेलो, मनी सर का 1 शॉट है, स्टडी किंग पे फिजिक्स का 1 शॉट चल रहा है ना। तो मान के चलिए स्टूडेंट जी कि आपके पास ये पाइप जैसा बना दिया और इसके ऊपर ऐसे तार लपेट दिए, ऐसे दे लपेटा दे लपेटा दे लपेटा। और ध्यान रहे एक तार दूसरा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे सर तार वाला लपेटेंगे तो सटेगा नहीं, सट जाएगा स्टूडेंट जी, लेकिन तार के ऊपर ना प्लास्टिक न रहता है, एक दूसरे के विद्युतीय टच में नहीं आना चाहिए। ऐसे टच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक रहता है या ऊपर से कोई मटेरियल कोटिंग रहता है, ऊपर से एक लेयर रहता है दूसरे मटेरियल का, तो उससे सट के भी नहीं सटता है, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह से लपेट दिए, तो जो बना ना लंबा सा उसी को बोलते हैं परिनालिका। याद रखिएगा, जो लंबा सा बना उसी को बोलते हैं स्टूडेंट जी परिनालिका। इसमें 1-2 चीज और यहाँ पे लिखूंगा, शायद शॉर्ट नोट्स में छूट गया होगा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना। तो देखिए परिनालिका, ये परिनालिका हो गया। तो होता क्या स्टूडेंट जी, मैं बता रहा हूं होता क्या स्टूडेंट जी, कि जब करंट इसमें बहाएंगे ना तो इस परिनालिका के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसके जिस किनारा पे करंट की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, जिसे वामावर्त दिशा भी बोलते हैं। तो जिस किनारा पे वामावर्त दिशा होगा ना, वो किनारा से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ना घड़ी के उल्टा दिशा में करंट भरा है, घड़ी ऐसे घूमता है और करंट देखिए ऐसे भरा, ऐसे ऐसे बह के आया। तो एक्चुअली में ये वामावर्त, ये जो किनारा है, इससे चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकलेगा, देखिए ऐसे निकला है, और निकलेगा मतलब कि ये परिनालिका नॉर्थ पोल का काम करेगा। और ऑब्वियस सी बात, इधर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर करंट भरा तो इधर घड़ी के दिशा में बहेगा, तो इसमें जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये साउथ पोल का काम करेगा, दक्षिणी ध्रुव का। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात याद रखिएगा कि परिनालिका या कहीं भी करंट अगर ऐसे घूम रहा है, तो जिस किनारा पर करंट, सुनिए, जिस किनारा पे करंट घड़ी के विपरीत दिशा में बह रहा है वो नॉर्थ पोल का, और घड़ी के दिशा में बह रहा है तो वो किसका काम करेगा, साउथ पोल का। यानी कि विपरीत दिशा वाला से निकलेगा करंट, दूसरे तरफ जाएगा। दूसरा जानते हैं परिनालिका के अंदर का जो छेदवा है ना, ये बहुत कम होता है स्टूडेंट जी। ये छेद कम होने से क्या होगा कि अंदर में चुंबकीय बल रेखा गुजरेगा, और ध्यान रहे चुंबकीय बल रेखा कट भी नहीं करता एक दूसरे को, तो कट भी नहीं करेगा और सबको गुजरना भी है तो बिल्कुल सीधा होके गुजरेगा ना। तो ये अंदर में ना चुंबकीय क्षेत्र एक समान उत्पन्न होता है। जैसे चुंबकीय बल रेखा अगर ऐसे सीधा जाएगा, सबके सब सीधा, ना कहीं ज्यादा गढ़ा ना कहीं कम गढ़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र हर जगह एक समान ना हो गया। हम बताए थे ना अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी कि जहां गढ़ा रहेगा वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, जहां कम गढ़ा रहेगा वहां कम चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां तो सब जा रहा है एक समान, बिल्कुल दम घनत्व से, ना कहीं ज्यादा गढ़ा ना कहीं कम गढ़ा, तो हर जगह अंदर में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का तरीका भी हो गया ये। आप समझ रहे हैं बात को, परिनालिका। तो ये 1-2 बात याद रखिएगा परिनालिका के बारे में। अच्छा, 1-2 बात और जानते हैं। परिनालिका का मान लीजिए लंबाई L है और टोटल फेरा इसका कैपिटल N है परिनालिका का। तो एकांक लंबाई में जो फेरा होगा, जैसे L लंबाई में N लपेटा हो गया, N फेरा 50, 100, 500 जो भी,
तो एल लंबाई में एन फेरा हुआ, तो एक लंबाई में कितना फेरा होगा, एन बटा एल। तो एक लंबाई में जो फेरा होगा उसी को स्मॉल एन से दिखाते हैं। देखिए, देख रहे हैं मैंने क्या बोला, यूनिट लंबाई, तार के एक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी उसको हम लोग स्मॉल एन नाम से दिखाते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट जी, आपको दिख रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट जी, बात समझ में आ रहा, साफ करें स्टूडेंट जी। चलिए ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, खूब बढ़िया से एकदम, कि तार के एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी उसे स्मॉल एन से दिखाते हैं, छोटकी एन, म्यू नॉट छोटकी एन। तो अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वही होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। जहां म्यू नॉट तो जान रहे हैं आप, जैसे म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 हुआ, तो म्यू नॉट आप लोग जान रहे हैं ना, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई गुना 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके। स्मॉल एन हो गया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और आई जो है स्टूडेंट जी ये धारा हो गया। तो ये परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है अंदर में, और यहां पे एकदम जस्ट किनारा में कहेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इसी का जस्ट आधा म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2, यहाँ होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2, और यहाँ पे म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है अंदर में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए परिनालिका के अंदर में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए जिसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है, जैसे चैप्टर 1 में एप्सिलॉन नॉट होता था हवा के लिए, और किसी और माध्यम के लिए एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर होता था, तो वैसे ही हम म्यू नॉट एन आई ना होके म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा गुना में एन आई, ये हो जाएगा, या यहाँ पर भी अंतिम में भी। ठीक है, और वैसे ही स्टूडेंट जी एक होता है टोराइडल। टोराइडल होता है गोल गोल, तार का गोल गोल लपेटा, जैसे गोल का कोई है उसके ऊपर तार लपेट दिए, तो ये अंदर में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहता है ना। तो यहाँ ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह, ये इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा, ये जीरो होता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। और टोराइडल के बाहर इधर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा, इधर 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 जीरो होगा। और ये अंदर में जो खोलवा है ना, ये अंदर में खोल, ऐसा खोल अंदर में रहता है, ऊपर से तार लपेट देते हैं। ये जो ऐसे हुआ ना सीधा, ये जो सीधा हुआ ना, सीधा की जगह पर इसको ऐसे समझिए कैसे घुमा हुआ है, तो घूम ही नहीं रहा है ना, घूमता है ऐसे घुमा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ है, उसके ऊपर तार लपेट दिए, ठीक ना, तो वो जाएगा म्यू नॉट। उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान वही सेम टू सेम आता है, इसी के जैसा अंदर में। ठीक है, ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, लेकिन ये अंदर में जो जगह ही है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ये अंदर में, तो ये टोराइडल है। ठीक है, चलिए क्लियर, मैं दिखा देता हूं आपको, रुकिए थोड़ा। देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है स्टूडेंट जी, देखिए तो पहला काफी लंबे तार तो अभी देख लिए थे, अनंत लंबाई का तार देखे थे ना अभी, जस्ट इधर देखिए ना, ये देखिए फिक्स लंबाई का तार देखिए, उसी में θ1 θ2 को 90 कर दिया था, अनंत लंबाई का तार निकल गया। और उसी सेम चीज को एम्पियर के परिपथीय नियम से भी प्रूव करने के लिए पूछता, तो सेम चीज हो गया। ठीक है, अगला परिनालिका क्या है वो मैंने बता दिया। देखिए लंबे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी प्रूव करते हैं हम लोग एम्पियर परिपथीय नियम से। तो परिनालिका क्या है, परिनालिका वैद्युत तार की बनी एक बेलनाकार कुंडली होती है जिसका व्यास उसकी लंबाई के अपेक्षा बहुत छोटा होता है। लंबाई है ना, इससे पतला रहता है और लंबा रहता है, लंबाई बड़ा रहेगा व्यास छोटा रहेगा। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, सिरों पर उसका जस्ट हाफ होगा। और अगर परिनालिका के अंदर म्यू आर अपेक्षिक प्रवैधुता का पदार्थ रख दिया जाए तो जो म्यू नॉट एन आई होता था उसमें म्यू आर भी गुना हो जाएगा, ऐसे म्यू नॉट म्यू आर एन आई ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी सेम चीज गोल पे लपेट दिया है। हाँ, ये ध्यान देना है, एक चीज मैं लिख देता हूं कि परिनालिका के जिस सिरे पे विद्युत धारा की दिशा घड़ी के विपरीत में है वो उत्तरी ध्रुव का काम करेगी, और जिस सिरे पे घड़ी के दिशा में वो दक्षिणी ध्रुव का काम करेगी। आप लोग का अगर शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट छूटा हुआ है तो लिख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। कैसे लिखूं, कहाँ लिखूं, लिखिए परिनालिका के जिस सिरे, लिख लीजिए परिनालिका, लिखेंगे क्या, लिख लीजिए ना, परिनालिका के जिस सिरे पे विद्युत धारा घड़ी की विपरीत दिशा, और ब्रैकेट में लिखेगा वामावर्त,
परिनालिका के जिस सिरे पर विद्युत धारा घड़ी की विपरीत दिशा ब्रैकेट में वामावर्त में प्रवाहित होती है, वह सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है तथा जिस सिरे पर विद्युत धारा घड़ी के दिशा में प्रवाहित होती है और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दक्षिणावर्त, घड़ी का दिशा मतलब दक्षिणावर्त, वह सिरा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करती है। लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब है दो टॉपिक, छोटा छोटा सा, आवेश पर लगने वाला बल और उसके कारण गति का दिशा। जैसे आवेश को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं तो बल लगता है, तो गति का दिशा क्या होगा, और विद्युत धारा पर लगने वाला बल, गति का दिशा, और अंतिम एक 2 डिवाइस, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्या है कि कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है स्टूडेंट जी, देखिए मान लीजिए कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखिए तो कहीं भी स्टूडेंट जी मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, देख लीजिए। और हम क्या कर रहे हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को ऐसे फेंक रहे हैं, क्यू आवेश को थीटा कोण पर। मान लीजिए कोई क्यू आवेश है, इसे थीटा कोण पे ऐसे हम भी वेग से फेंक दिए, और ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है, ठीक है, भी वेग से मैंने फेंका और चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है। तो जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेशवा को फेंकेंगे तो इस आवेश पे बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। पूछिए सर कैसे? देखिए कैसे बल लगेगा कि आप तो जानते हैं कि अगर कोई आवेश चलता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी वो चुंबक की तरह काम करता है। तो जब इस आवेशवा को फेंक दिए तो इसके चारों ओर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर, है ना, यानी आवेश चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और ये भी बाहर से चुंबक है तो ये भी चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। तो ये भी चुंबक बाहर से चुंबकीय क्षेत्र है और इसका भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक पे बल लगाएगा ना, इसलिए इस पे बल लगता है। तो इस पे जो बल लगता है स्टूडेंट जी, वो क्या होता है कि आवेश का समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा बल, यानी क्यू का। वेग का भी समानुपाती होता है कि किस वेग से फेंके हैं, ज्यादा कसके फेंकेंगे तो ज्यादा बल। और जिस कोण पर फेंके ना, मान लीजिए कोण थीटा है, ठीक है, तो जिस कोण पर फेंके हैं उसका भी साइन थीटा का समानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र का भी समानुपाती होता है। देखिए जितना ज्यादा ये आवेश उतना ज्यादा बल, यानी बल क्यू का भी समानुपाती। जितना कस के फेंकेंगे उतना ज्यादा बल, यानी भी का भी समानुपाती। और जितना ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है उतना ज्यादा बल, यानी बी का भी समानुपाती, ठीक है, क्यू भी बी। और थीटा में साइन थीटा का समानुपाती, क्योंकि देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पर फेंकेंगे ना तो सबसे ज्यादा बल लगता है, तो साइन 90 सबसे ज्यादा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंकते हैं तो बल नहीं लगता है, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंकेंगे तो थीटा 0 डिग्री ना हो जाएगा स्टूडेंट जी। तो ये बल वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत पूछता है। जो बल होता है, बल एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, और इसी को अगर सदिश के रूप में लिखेंगे, एफ वेक्टर के रूप में, तो क्यू इंटू भी क्रॉस बी हो जाता है। भी बी साइन थीटा को भी क्रॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका गति का रास्ता देखेंगे। इस आवेश का 3 तरह से गति का रास्ता देखा जाता है। देखिए पहला, जब आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की ओर फेंकेंगे तब कितना बल लगेगा, कैसे बल लगेगा, क्या दिशा होगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकेंगे तब कैसा दिशा होगा, कैसा गति होगा। और तिरछे जैसे अभी फेंके वैसे फेंकेंगे तब कितना बल लगेगा और कैसे कैसे गति का रास्ता होगा। देखिए सबसे पहला, आवेश के गति के पथ में सबसे पहला, जब आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करती, यानी जिधर चुंबकीय क्षेत्र है आवेश भी उधर ही जा रहा है। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है बी, ये देखिए ऐसे टुई 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 टुई, है ना, और आवेश भी हमारा इधर ही प्रवेश कर रहा है ऐसे करके, टिली लिली टिली लिली टिली लिली, तक क्यू आवेश भी स्टूडेंट जी इधर ही जा रहा है, भी वेग से देख लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र बी भी इधर स्टूडेंट जी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी भी इधर स्टूडेंट जी, और वेग भी इधर स्टूडेंट जी, दोनों एक ही तरफ है स्टूडेंट जी। तो बताइए बी और भी के बीच का कोण 0 डिग्री नहीं होगा क्या? सोचिए, दोनों एक के तरफ है तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जब कोण में 0 हो गया तो लगने वाला बल भी तो 0 हो जाएगा ना। बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी साइन थीटा, भी ना पढ़े हैं, देखिए
बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो अगर क्यू भी बी साइन थीटा होता है तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंके या उसके विपरीत में फेंके तो दोनों समय आवेश पर बल जीरो लगेगा ना। और बल जीरो लगेगा तो जब किसी चीज पे कोई बल नहीं लगता है तो वो रुका है तो रुका ही रहता है, और चल रहा है तो एक समान वेग से चलते रहता है। तो ये क्या होगा कि ये जब फेंक दिए भी वेग से तो ये भी वेग एक समान से चलते रहेगा, है ना। देखिए वही लिखा हुआ है कि इस स्थिति में वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री कोण है। कौन 0 डिग्री आता है? आवेश पर लगने वाला बल 0 है। चूंकि आवेश पर लगने वाला बल का मान 0 इसलिए आवेश सरल रेखा में एक समान वेग से गति करेगा। तो कई बार पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंक दिया, चुंबकीय की विरुद्ध दिशा में फेंक दिया तो क्या होगा? तो सीधा ये चलेगा, ठीक है, एक समान वेग से। अगला, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकेंगे 90 डिग्री पे तो उसको बढ़िया से दिखाने के लिए ना स्टूडेंट जी समझिए, बढ़िया से दिखाने के लिए ना हम चुंबकीय क्षेत्र को इस बोर्ड के अंदर लेते हैं, अंदर के दिशा को क्रॉस चिन्ह से दिखाते हैं। ऐसे देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है स्टूडेंट जी, ये देखिए, देख रहे हैं आप। बढ़िया से दिखाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बोर्ड के अंदर लेते हैं, ये देखिए अंदर। और जब बोर्ड के अंदर लेंगे तब हमारा कैसा होगा पथ? तो देखिए, तो इस समय जब आवेश को फेंकेंगे किसी क्यू वेग से, मान लीजिए क्यू आवेश को भी वेग से, तो ऐसा देखा गया ना कि ये वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। यानी कि ये जो घूमेगा ना वो ऐसे गोल गोल घूमेगा। ये देखिए ऐसे गोल गोल, देख रहे हैं स्टूडेंट जी, ऐसे घूमेगा। ये देखिए, देखिए ऐसे घूमेगा, यानी आवेश ना वृत्ताकार पथ पे घूमने लगेगा स्टूडेंट जी, देख रहे हैं ऐसे। कुछ देर बाद यहां आ जाएगा वृत्ताकार पथ पे। तो अब इस वृत्ताकार पथ का त्रिज्या वगैरह क्या होता है वो जान ली। देखिए इसलिए वृत्ताकार पथ पे घूमता है ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पे बल सबसे ज्यादा लगाएगा। बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी साइन थीटा, तो क्यू भी साइन थीटा में साइन 90 हो गया, बल सबसे ज्यादा, तो बल नहीं लिख रहे हैं तो बल का फॉर्मूला हो गया क्यू भी साइन 90 बल हो गया। तो ये सबसे ज्यादा लगता है, और ये जो बल लगता है वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, सेंटर की ओर। तो अगर केंद्र की ओर लग रहा है तो ये बल केंद्रीय बल का ना काम करेगा, और कोई भी चीज पे जब हमेशा केंद्र की ओर बल लगता है तो वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है। इसलिए आवेश वृत्ताकार पथ पे घूमने लगेगा। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकेंगे तब, ठीक है। तो वही लिखा है कि इस स्थिति में आवेश पर लगने वाला बल वगैरह वगैरह, हमको किसी से मतलब है कि इस पथ का त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है वो एम भी बाई क्यू भी होता है, जहां एम हो गया इसका द्रव्यमान, भी हो गया वेग, क्यू हो गया आवेश, बी हो गया ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसमें फेंके, ये बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र। या एम इंटू भी को संवेग भी बोल सकते हैं स्टूडेंट जी। मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है ना। किसी बॉडी का मास अगर एम है, वेलोसिटी भी है, तो एम इंटू भी को एक साथ मिलाकर मोमेंटम बोलते हैं ना, संवेग बोलते हैं ना, आपको पता होगा ना। तो एम इंटू भी संवेग हमारा हो गया, संवेग को पी से भी दिखाते हैं, तो वही संवेग पी बाई क्यू भी। अच्छा, इसका घूमने का जो आवर्त काल होता है, यानी एक चक्कर कितना देर में घूमेगा, वो इस फार्मूला से निकल जाता है। मेनली त्रिज्या वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। खूब मन करे तो आवर्तकाल वाला, आवर्तकाल निकल गया तो आवृत्ति भी निकाल सकते हो 1/t करके, टी का उल्टा कर दीजिएगा तो आवृत्ति निकल जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति भी निकाल सकते हो, ओमेगा भी 2π/t होता है, वो भी निकाल सकते। एक चीज बस ध्यान देना है कि जो आवर्तकाल है ना वो ना तो वेग पे या ना तो त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वृत्तीय पथ पर आवेश का घूमने का आवर्तकाल त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तीसरा, जब तिरछे फेंकेंगे तो क्या होगा, समझें। जैसे तिरछे, पहला देखें कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर फेंकेंगे सीधा चल जाएगा। दूसरा भी देखें कि लंबवत फेंकेंगे वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। और तीसरा कि अगर तिरछे फेंकेंगे, और इस समय हम क्या मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए इधर है, ऊपर की ओर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, और इसमें आवेश को तिरछिए से फेंक रहे हैं, ऐसे क्यू आवेश है स्टूडेंट जी, इसको तिरछे फेंक रहे हैं भी वेग से। तो तिरछे फेंकेंगे तो उससे क्या होगा कि ऐसे घूमेगा, ये देखिए ऐसे घूमेगा, ये ऐसे गोल 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 ऐसे, मतलब कि हेलिकल लूप में ये आगे बढ़ेगा। इसके पीछे का वजह क्या है कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो और वेग भी है वो, दोनों के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है। चुंबकीय क्षेत्र बी और वेग भी के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो होता क्या, इस भी का एक घटक मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र की ओर, यानी भी का एक घटक मिलेगा इधर स्टूडेंट जी भी cos थीटा, ठीक है। और इसी भी का एक घटक मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में, यानी भी sin थीटा। देखिए
भी का इधर में घटक मिला भी cos थीटा, और भी का लंबवत में मिला भी sin थीटा। भी cos थीटा जो मिला ना, भी cos थीटा, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र की ओर वेग होता है तो वो सीधा जाता है, इसलिए सीधा जाएगा। और ये भी sin थीटा जो घटक मिला भी का टुकड़ा, ये तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में तो गोल गोल घुमाएगा। तो देखिए भी sin थीटा गोल गोल घुमाएगा और भी cos थीटा ऊपर लेके जाएगा, इस कारण से घूमते हुए ऊपर जाएगा ऐसे। यानी इस लूप को, इस रास्ता को हेलिक्स बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप का हेलिकल लूप बोलते हैं, ठीक है। वो देखिए कुंडलिनी, हिंदी में कुंडलिनी या हेलिक्स, हेलिक्स इसका होगा, ठीक है। और सब कुछ फॉर्मूला पहले जैसा ही, जैसे त्रिज्या की भी बात करें तो पहले जैसा ही होगा, बस अंतर होगा कि इसके पहले में जो घूम रहा था वो भी वेग के कारण, और अब जो घूम रहा है स्टूडेंट जी वो भी वेग के कारण नहीं बल्कि भी sin थीटा। तो भी के जगह पर बस भी sin थीटा होगा। पहले था ना एम भी बाई क्यू बी, तब एम भी के जगह पर भी sin थीटा होगा, यानी एम भी sin थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा। देखिए एम भी sin थीटा बाई क्यू बी, या इसको भी लंबवत भी दिखा सकता है। बाकी तो ये सब डिपेंड नहीं करता है उस पर, स्पीड वगैरह पे तो सेम ही आएगा, आवर्तकाल वगैरह कोनिया बेग पहले ही जैसा, ठीक है। एक छोटा सा चीज होता है पिच। पिच क्या होता है? देखिए पिच क्या होता है, जैसे मैंने इधर फेंका, अब इसको तिरछे फेंका, तो ये एक चक्कर घूमने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना दूरी तय किया उसी को बोलते हैं पिच। जैसे मैंने तिरछे फेंका ना आवेश को, देखिए तिरछे फेंका मैंने ऐसे आवेश को, ऐसे तिरछे, तो ये गया ऐसे भी वेग से फेंके, तो ये ऐसे क्या हुआ, ये आवेश के ऐसे घूमते हुए आगे गया। देखिए तो एक चक्कर घूमने में ये जितना दूरी तय कर लिया, ये देखिए एक चक्कर घूमने में जितना दूरी तय कर लिया, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट जी पिच, है ना। फिर आगे से घूमते हुए आगे जाएगा, तो वहीं लिखा हो, देखिए आवेश के द्वारा एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी पिच कहलाता है। और इसका मान हो जाएगा कि जो इधर का स्पीड है ना भी cos थीटा, इसमें गुना कर देंगे एक चक्कर घूमने का समय, भी cos थीटा में एक चक्कर घूमने का जो समय आवर्तकाल है उससे गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। एक दो छोटा सा पॉइंट है कि अगर किसी आवेश को जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत फेंके तो हम लोग देखें कि वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, है ना। और वैसे विद्युतीय क्षेत्र में अगर आवेश को लंबवत फेंकते हैं ना तो उसका रास्ता पाराबोला होता है। पाराबोला, पाराबोला समझ, परवलयाकार होता है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे आप पढ़ के जहां ये कि आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकते हैं तो दिशा होता है वृत्ताकार, यह भी आप लोगों ने देख लिया कि पथ का रास्ता होता है वृत्ताकार। और हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ना पूछ के आपसे पूछ दे एग्जाम में कि विद्युतीय क्षेत्र में लंबवत फेंकेंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा परवलयाकार, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट में एक और है लॉरेंज बल। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है इसी आवेश पर लगने वाला बल में, कि जैसे मान लीजिए ना कि कहीं विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, उसमें कोई आवेश को फेंक दिए तो विद्युतीय क्षेत्र तो बल लगाता ही है Q × E के बराबर। जैसे कहीं भी मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र है B, या मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कहीं है E, कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र इधर ही, ठीक है। और मान लीजिए कोई आवेश विद्युतीय क्षेत्र है अंदर ऐसे, या किधर भी अंदर कोई मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, विद्युतीय क्षेत्र ये हो गया, और मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है B, दोनों के दोनों क्षेत्र वहां पे है। और इसमें अगर कोई आवेश को हम फेंकें तो आवेश पे तो ये भी बल लगाएगा, विद्युतीय क्षेत्र बल लगाएगा कितना, Q × E के बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q × E। और चुंबकीय क्षेत्र भी मान लीजिए बल लगाएगा, तो ये बल लगाएगा हमारा कितना, Q × V × B। अभी ना देख रहे थे Q भी sin थीटा या Q × V × B बल लगता है। तो ये दोनों बल का जो आवेश पे कुल बल आएगा उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। यानी कहीं विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो और उसमें आवेश को फेंकेंगे तो आवेश पे जो कुल नेट बल लगेगा उसी को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। और होगा किसके बराबर, तो भाई विद्युतीय क्षेत्र बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, दोनों का सदिश जोड़ कर दीजिए। तो जो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा Q × E, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा Q × V × B, दोनों को जोड़ दीजिए। लॉरेंज बल जो होगा, लॉरेंज बल वो होगा QE + QB, यानी सॉरी FE + FB। जो विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो बल लगाया, चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाया वो FE हो गया QE के बराबर और FB हो गया Q × V × B। Q कॉमन ले लीजिए तो E + V × B, यही होता है लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। ओके, एक इसमें वेग फिल्टर भी है, वो भी देख लीजिए वेग फिल्टर क्या होता है। तो वेग फिल्टर क्या होता है जानते हैं, जैसे अभी आप लोग देखें कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों है तो दोनों के दोनों बल लगाएगा, बिल्कुल सही लगाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कहना यह है कि अगर दोनों का बल का परिमाण सेम हो जाए और दिशा उल्टा हो जाए तो
विद्युतीय क्षेत्र जो बल लगा रहा है जितना और चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगा रहा है दोनों सेम ही मान में हो, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, 20 तो 20 30 तो 30 दोनों लगा रहा है। अब दिशा उल्टा हो जाए तो दोनों बल बैलेंस ना कर लेगा एक दूसरे पे को, और आवेश पे लगने वाला कुल बल जीरो ना होगा, और कुल बल जीरो हो जाएगा तो वो आवेश सीधा पार कर जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग वेलोसिटी फिल्टर बनाते हैं, वेग फिल्टर। इसमें क्या होता है कि वेग को यूज करके हम लोग अलग अलग आवेश को निकालते हैं बाहर कि, और देखिए, और दोनों को जब हम बराबर करेंगे, मैं दिखा रहा हूं, देखिए इसको पढ़िएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब दोनों को हम बराबर करेंगे कि एक बल लगाया Q इंटू ई विद्युतीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र लगाता है Q भी साइन थीटा, तो साइन 90 हो गया बल 90 पे, तो Q भी हो गया। दोनों को बराबर करेंगे तो V बराबर E बाई भी होता है। और ये कई बार बोर्ड में पूछा है कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में बिना मुड़े हुए आवेश को बाहर निकलने के लिए कितना वेग होना चाहिए, तो E बटा बी के बराबर, V बराबर E बटा बी। तो ये, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसी क्रॉस क्षेत्र से बिना विचलित हुए आवेश को गुजरने के लिए भाई भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसी विधि का उपयोग करके जे थॉमसन जो वैज्ञानिक थे वो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाले थे, विशिष्ट आवेश E बटा E का मान निकाला था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब एक डिवाइस है स्टूडेंट जी, साइक्लोट्रॉन, फिर धारा पे लगने वाला बल आज अभी, और उसके बाद फिर एक मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर खत्म हो गया। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है समझिएगा, पहले साइक्लोट्रॉन को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। साइक्लोट्रॉन को समझना जरूरी है। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है ना स्टूडेंट जी, कि उसमें हम क्या करते हैं कि किसी आवेश का ना वेग बढ़ाते हैं, वेग, और वेग जब बढ़ता है तो उसको हम किसी नाभिक वगैरह से ऐसे टकरा देते हैं। जैसे किसी, आप सुनोगे नाभिकीय विखंडन वगैरह, तो आप सुनोगे नाभिकीय रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग नाभिक के ऊपर प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, अलग अलग कण से बमबारी करवाते हैं, अटैक करवाते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये जो अटैक करवाते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनमा को हथवा से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे लेंगे और लेके ऐसे ठप से मार देंगे नाभिक में। अरे बमबारी करवाने का क्या मतलब कि हथवा से मार देंगे, नहीं ना, उसके लिए मशीन रहेगा ना, समझे मेरी बात को। तो मशीन रहेगा तो मशीनिया रहने के लिए स्टूडेंट जी, मशीन रहेगा तो मशीनिया रहने के लिए जो स्पीड बढ़ाने के लिए जो डिवाइस हो, तो वही साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन में होता क्या है कि डी आकार का ना दो गो ऐसे डी रहता है, देखिए डी टाइप का, ऐसे देखिए खांचा ऐसे बना हुआ, ये डी, इस डी में ना ऐसे खांचा बना हुआ होता है जिसके जरिए ना आवेश चले, देखिए ऐसे खांचा। तो ऐसे खांचा बना हुआ होता है स्टूडेंट जी, ठीक है। और हम इसे क्या करते हैं कि इस तरह से हम जोड़ देते हैं ऐसे। अब क्या होता है समझिएगा कि जैसे इसमें हम अल्फा कण को डालें, ठीक है, तो अल्फा कण को जैसे ही हम डालें तो क्या करता है कि अल्फा कण तो प्लस है, तो जब डालते हैं तो ये वाला किनारा माइनस का काम करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जो प्लस माइनस इसका बदलते रहता है, तब ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये माइनस वाला डी क्या करेगा, इस अल्फा कण को अपने में खींच लेगा, तो कुछ स्पीड बढ़ेगा, खींचेगा तो कुछ ऊर्जा बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे एक मतलब लंबा दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी लगाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको गोल गोल घुमाएगा, है ना। देखिए ना, आवेश को इधर फेंके हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तो घुमाएगा ना उसको लंबा दिशा के कारण, तो घुमा के यहाँ पे लाएगा, और जैसे ही अल्फा कण घूम के यहाँ पे आ गया अल्फा कण, और वैसे अब ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस क्या करेगा कि फिर से अल्फा को अपनी ओर खींच लेगा, फिर से इस डी में से इसमें आ गया तो फिर से ऊर्जा बढ़ेगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूम के यहाँ आएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, फिर ये माइनस खींच लेगा। मतलब जब जब ये तड़पेगा ना इस डी से इस डी में या इससे इसमें, इसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि V वोल्ट में जब कोई आवेश चलता है तो एनर्जी Q इंटू V के बराबर बढ़ता है, तो यहाँ भी Q इंटू V के बराबर हर बार एनर्जी बढ़ते जाएगा। और कम जगह में आवेश को घुमा घुमा के एनर्जी बढ़ा के, और एक यहाँ छेद रहेगा, जब एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहाँ छेद से ऐसे मार देंगे, और यहाँ नाभिक रहेगा, नाभिक पे अटैक करवा देंगे। तो यही होता है साइक्लोट्रॉन, एक डिवाइस जिसके जरिए, जैसे आप देखिए ना मंदिर में बहुत भीड़ रहेगा तो लंबा लाइन लगाने के बजाय क्या होता है कि बांस का ऐसे मंदिर है, तो जो संस्थापक लोग या जो उसका व्यवस्था करते हैं मंदिर में पूजा करने का, अगर बहुत कोई स्पेशल चीज़ है, बहुत भीड़ रहता है, तो बांस का ऐसे बना देंगे, देखिए ऐसे रास्ता बांस से ऐसे घेर के, आप देखिएगा ऐसे घेर घेर के मंदिर में पहुंचने के लिए, ऐसे घेर घेर के आपको लगेगा कि मंदिर में पहुंच गए, लेकिन पहुंचिएगा नहीं, देखिए ऐसे घेर के।
ऐसे करके फिर मंदिर में जाने का, है ना, कम जगह में ऐसे मोड़ दिया ना, तो वैसे ही उसमें भी होता है साइक्लोट्रॉन में भी, कि कम जगह में वहां भी हम लोग मोड़ देते हैं। देखिए यही हमारा साइक्लोट्रॉन है, देख लीजिए, देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि साइक्लोट्रॉन में जो भारी धन कण है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, यही सबको आवेश बढ़ाया जाता है। हल्का कण जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं किया जा सकता, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ना इतना कम द्रव्यमान होता है कि तुरंत में ना ये पकड़ लेता, फिर बाद में ना उससे बाहर डुलने लगता है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को नहीं, जो भारी कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये सब को हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है देखिए। अच्छा, वो तो जान गए कैसे काम करता है, कुछ चीज जान लीजिए आप यहाँ पे जरूरी है कि वृत्तीय पथ का त्रिज्या वही mv/qb, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि अगर लंबवत दिशा में आवेश को फेंकेंगे तो त्रिज्या mv/qb होगी, सेम यहाँ भी mv/qb होगा। गति का आवर्त काल वैसे ही सब कुछ सेम रहता है स्टूडेंट जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस आवृत्ति से ये आवेश घूम रहा है उसी आवृत्ति से आपका जो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है वो भी बदलना चाहिए। यहाँ पे या जो हम जोड़े हैं ना एसी स्रोत, इसका भी आवृत्ति वही होना चाहिए। ये दो चुंबक लगाएं ऊपर नीचे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। ये कण का पथ लिखा हुआ है, देख लीजिए, सुन लीजिए, ये चुंबक है, यहाँ विद्युत चुंबक लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और नीचे में लिखा हुआ है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये एसी स्रोत लिखा हुआ है, ये आवेशित कण लिखा हुआ है, ये खोखला इलेक्ट्रोड कक्ष है जिसमें घूमेगा, त्वरण अंतराल है, यहाँ से इस पे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, फिर इसमें जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा। ये लक्ष्य है, देखिए यहाँ पे लक्ष्य आके टकराएगा लक्ष्य, और ये कण का पथ लिखा हुआ है, जो कण घूम रहा है उसका पथ रास्ता। ठीक है, इसमें साइक्लोट्रॉन की एक दो सीमाएं हैं, जैसे यह आवेशित कणों, जैसे ये अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन वगैरह को त्वरित नहीं किया जा कर सकता है। ऑब्वियस बात, न्यूट्रॉन इसमें कैसे स्पीड बढ़ाएगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में तो आवेश ही नहीं होता, तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र तो बल ही नहीं लगाएगा। और वैसे साइक्लोट्रॉन से निकलने वाली आवेशित कणों की ऊर्जा सीमित होती है, क्योंकि वेग बढ़ने के साथ कण का द्रव्यमान भी बढ़ जाता है तो सीमित हो जाता है। अगला, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, तो कुछ सीमा इसका हो गया। और इसका कुछ उपयोग हो गया, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो रोक के पढ़ लीजिएगा, लिखना ही तो है। चलिए, अब विद्युत धारा पे लगने वाला बल देखिए। विद्युत धारा पे लगने वाला बल क्या है स्टूडेंट जी, जैसे मान लीजिए इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ठीक है सर। और इस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे अभी हम लोग आवेश को फेंके थे तो आवेश पे बल लगा था। क्यों बल लगा था और कितना बल लगा था? तो बल इसलिए लगा था क्योंकि आवेश जब फेंके तो आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यानी आवेश अपने आप में एक चुंबक के भांति व्यवहार किया और बाहर से भी चुंबकीय क्षेत्र था, तो एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे पे हमारा बल लगाया था क्यू भी साइन थीटा। और वैसे ही जानते हैं स्टूडेंट जी, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जानते हैं अगर हम इसमें करंट बहाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में आई धारा, तो करंटों पर बल लगेगा। हाँ, हम कह रहे करेंटवो पे बल लगेगा। जैसे आवेश को फेंके तो आवेश पे बल लगा, तो वैसे करंट पे। क्यों? क्योंकि करंटवा जब बहेगा तब भी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। देखिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये बाहर से ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो एक दूसरे पे बल लगाएगा ना। और अब जो बल लगता है वो आई एल बी साइन थीटा। पहले कितना था? क्यू भी बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट जी, क्यू के जगह पर धारा आई, बेग के जगह पे लंबाई एल, बी साइन थीटा। ये आता है बल का फॉर्मूला, देख लीजिए। वहां पे आया था आई क्यू भी साइन थीटा, और यहां पे स्टूडेंट जी आई एल बी साइन थीटा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी को सदिश के रूप में लिखेंगे तो आई अगर बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा एल क्रॉस बी। देख रहे हैं? हाँ, ये ध्यान देना है कि 90 डिग्री पे या 0 डिग्री या 180 डिग्री पर रहेगा तो कोई बल नहीं लगेगा। अगर हम करंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहाएंगे, उसके विपरीत में बहाएं तो थीटा 0 या 180 होगा, तो साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो बल 0 हो जाएगा। और 90 पे बहाएंगे तो सबसे ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। वजह बता दिया मैंने क्यों बल लगेगा, क्योंकि जब करंट बहेगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और ये भी चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे बल लगाएगा। बल का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। और बल का दिशा निकाला जाता है स्टूडेंट जी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग का बायां, दायां नहीं, दायां यूज होगा चैप्टर 6 में, अभी बायां कह रहे हैं, बायां। अभी हम लोग पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसमें अगर बल करंट बहाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, अगर उसमें करंट बहाएंगे तो तार पे बल लगेगा। उसी बल का दिशा निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, बाएं हाथ के नियम से। और रखने का तरीका FPI, SBI सुने, SBI बैंक, SBI। वैसे एफ, ये एफ हो गया, ये बी हो गया और ये आई हो गया। देखिए FBI, एफ हो गया बल का दिशा, ये बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, आई हो गया धारा। यानी कि इससे हम एफ निकालते हैं बल,
तो क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में बाएं हाथ का तीनों अंगुली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये बीच वाला मिडल अंगुल, बिचली अंगुली, मध्यमा, तीनों को लंबवत फैलाए, और अगर ये तर्जनी बी की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और ये अगर मध्यमा जो हो धारा की ओर, अगर ये धारा की ओर हो, तो जो हमारा बल लगेगा वो अंगूठा की ओर लगेगा। देखिए यही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं। और क्या कब यूज करते हैं, तो चालक पे लगने वाला बल का दिशा प्राप्त करने के लिए। एक दो चीज और कि जानते हैं, दो गो तार में अगर करंट बहा के एक दूसरे के पास रख देंगे तो भी एक दूसरे पे बल लगाता है। एक तरबा दूसरे पे बल लगाता है, क्यों? क्योंकि मान के चलिए दो तार में करंट बहाए, तो इस तार में बहाए तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी चुंबक की तरह काम करेगा। इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये भी चुंबक की तरह काम करेगा, तो एक चुंबक दूसरे पे बल लगाएगा ना। और याद रखिएगा कि बल का जो दिशा होगा वो आवेश का उल्टा होगा। ये ट्रिक है याद करने का। क्या? देखिए आवेश में अगर सेम आवेश होता था, मान लीजिए चलिए प्लस प्लस, तो विकर्षित करता था, या माइनस माइनस विकर्षित। यहां सेम करंट होगा, सेम करंट मतलब सेम तरफ करंट। इस तार में मान लीजिए इधर करंट है ऊपर, इस तार में मान लीजिए करंट ऊपर है स्टूडेंट जी, और इस तार में भी मान लीजिए करंट हमारा ऊपर है, I1 I2। देखिए I1, इसमें I2, ठीक है। तो दोनों के बीच आकर्षण वाला बल लगेगा, ये देखिए। और वही एक में अगर करंट ऊपर है, एक में अगर नीचे I1 I2, तो विकर्षण वाला बल लगेगा, यानी विपरीत दिशा में करंट बहेगा तो विकर्षण वाला बल लगेगा। या ऐसे सोचिए, विपरीत आवेश रहता तो आकर्षण करता है, तो यहां विकर्षण, और अगर सेम आवेश रहता तो विकर्षण करता तो यहां आकर्षण। तो उसका आप याद रख सकते हैं, ऐसे करके रट करके याद कर सकते हैं कि आवेश का उल्टा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार ये एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि बल का दिशा क्या होगा, तो याद रखिएगा आवेश का उल्टा। आवेश का तो बल का दिशा सबको पता है कि समान आवेश रहेगा तो कब आकर्षित करेगा, कब विकर्षित करेगा, उसी का उल्टा यहां कर देना है, ठीक है। और बल जो लगता है दोनों के बीच, अगर r दूरी पे दोनों तार को रखें तो बल का फॉर्मूला आता है μ/4 पाई 2I1 I2/r इंटू एल। अगर एल लंबाई, तार के एल लंबाई पे बल निकालना है तो μ/4 पाई 2I1 I2, दोनों में करंट का गुना I1 I2, और बाई r है दोनों के बीच की दूरी, r है दोनों तार के बीच की दूरी, इंटू एल हो गया लंबाई, ठीक है। और अगर 1 मीटर, एकांक मीटर पे बल निकालें तो एल की वैल्यू बन रख देंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा μ/4 पाई 2I1 I2/r, ठीक है। और इसी के आधार पे 1 एम्पियर का परिभाषा भी दिया जाता है कि देखिए अगर I1 I2 दोनों बन हो जाए, ये भी बन, तो बल कितना लगेगा, तो μ/4 पाई की वैल्यू देखिए 10⁻⁻7 होगा स्टूडेंट जी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷, 2I1 भी बन, I2 भी बन, दूरी भी बन, यानी कि 2 × 10⁻⁷। तो कैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर वो धारा है जो सेम धारा पे, यानी 1 एम्पियर पे जब 1 मीटर के दूरी पे रखते हैं, आर की वैल्यू 1 मीटर के दूरी पे रखते हैं, तो उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। वही लिखा हुआ देखिए 1 एम्पियर का परिभाषा। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर समांतर तारों में प्रवाहित किए जाए तो तार पर इतना का बल आरोपित करता है, ठीक है। चलिए नोट में एक दो चीज जान लीजिए कि जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में करंट बहाएंगे तब तो बल लगेगा, वो तो देख ही लिए हम लोग, बल लगेगा देखिए IL भी sin थीटा के बराबर। लेकिन अगर एक तार न रख के एक लूप जैसा बना देंगे, लूप, तो उस पे बल के कारण टॉर्क लगता है और वो घूमने लगता है। जैसे यहां पे फिगर में देखिए कि एक चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये चुंबक है का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इसके बीच में स्टूडेंट जी अगर आप देखेंगे तो एक लूप ऐसे रखा गया, रेक्टेंगुलर लूप, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया, ऐसे देखिए, दिख रहे हैं। और ये जो लूप रखा गया स्टूडेंट जी ऐसे, तो इस पे एक्चुअली में बल लगेगा धारा बहाने पे। इस पे जब धारा बहाएंगे तो एक पे ऊपर बल लगेगा और नीचे बल लगेगा, इसे करीब नचने लगेगा, इसे घूमने लगेगा, यानी टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का जो मान होता है, बल आघूर्ण लगेगा, हिंदी में बोले तो बल आघूर्ण, उसकी वैल्यू होती है NIAB sin थीटा। वही लिखा हुआ है कि जब धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। यदि लूप में तार के फेरों की संख्या n वगैरह वगैरह है तो टोटल NIAB sin थीटा के बराबर लगेगा, समझे। तो n हो गया फेरों की संख्या n, I हो गया धारा NI, A हो गया लूप का क्षेत्रफल एरिया, अब B हो गया चुंबकीय क्षेत्र sin थीटा जितना थीटा पे हो। एक चीज और कि जानते हैं ये जो
है ना हमारा क्या बोलता है IA या NIA, इसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जो कि हम लोग या एम से दिखाते हैं। देखिए जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। किसी लूप में करंट बहाते हैं तो करंट इनटू क्षेत्रफल को एम बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम से दिखाते हैं। एन फिर रहेगा तो एन भी गुना कर देंगे, ना ये भी एम, तो ये एम बी साइन थीटा, और उसी को एम क्रॉस बी से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। ओके, अब बाकी तो एक चीज इस टॉर्क में एक समस्या ये होता है, ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसमें एक समस्या ये होता है कि जैसे से थीटा बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा टॉर्क भी बदलेगा नहीं। तो इसीलिए त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र यूज किया जाता है। त्रिज्यीय में हमेशा 90 डिग्री रहता है, वो इस तरह से रहेगा, ऐसे करके यूज किया जाएगा। 90 डिग्री पे हमेशा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो 90 पे जब आएगा लूप पर चुंबकीय क्षेत्र तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, वो वहीं लिखा हुआ है। यदि लूप, अच्छा ये टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा ना, तो यहाँ पे फैन लगा दोगे तो ये चलने लगेगा, और वहीं यहाँ लिखा हुआ देखिए, यदि लूप किसी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर होगा, थीटा बराबर 90 होगा। इसलिए लूप पर लगने वाला घूर्ण हमेशा एक समान और महत्तम होगा, क्योंकि साइन 90 बन होता है, यहाँ पे साइन 90 बन होगा, ठीक है। यानी NIAB साइन 90 तो NIAB के बराबर होगा, NIA M के बराबर तो MB के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टूडेंट जी, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या धारा मापी, लास्ट टॉपिक क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए 2 तरह का होता है गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि पढ़ना है, जिसको बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। एक होता है मूविंग मैग्नेट, चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। तो चल चुंबक नहीं हम लोग को पढ़ना होता, हम लोग को पढ़ना होता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो चल कुंडली जिसमें कुंडली चलता है, ये गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, धारामापी पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को किलकित वाला पढ़ना है, यानी पोवेटेड वाला वो पढ़ना होता है। देखिए वहीं लिखा हुआ है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में के प्रकार में हम लोग किलकित कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन करते हैं, देख लीजिए। इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, वही जो टॉर्क लगता है उसी पे, कि टॉर्क लगेगा, जैसे कि अभी हम लोग देखे ना कि चुंबकीय क्षेत्र में करंट बहाएंगे तो इस पे टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा, तो घूमेगा तो उसी पे इसका यूज करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम घूमने नहीं देते, क्या स्प्रिंग लगा देते हैं, नीचे में देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, और जैसे ये घूमेगा ना तो वैसे ही स्प्रिंग बाय उठाएगा और घूमने से रोक देगा और कुछ दूर आगे बढ़ के करंट ना पा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट बहाया, तो 1 एम्पियर के कारण कुछ बल आघूर्ण लगेगा, इस पे बल आघूर्ण लगेगा तो घूमेगा ऐसे, तो ये स्प्रिंग वाई उठाएगा, नीचे जो स्प्रिंग है ये उठाएगा ना तो रोक देगा, थोड़ा सा घूमेगा रोक देगा। अब मान के चलिए 1 एम्पियर में सुई यहाँ पे जाके रुका, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यानी 1 एम्पियर करंट हो गया, समझे। और वैसे 2 एम्पियर करंट बहा के घुमाएंगे तो 2 में थोड़ा और ज्यादा घूमेगा, क्योंकि ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा ना 2 के कारण। 2 जब एम्पियर होगा तो बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा ना, देखे ना, करंट ज्यादा तो बल आघूर्ण ज्यादा ना, NIAB साइन थीटा होता है। ओके, तो 2 के सामने यहाँ पे जाके रुका तो इस सामने 2 लिख देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जब हम लोग करंट बहाएंगे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा और वो घूमेगा। तो कार्य सिद्धांत देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका परिमाण कुंडली में धारावाही प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। अब बाकी सब चीज लिखा हुआ है, इसमें एक 2 चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि धारा मापी का ना परिवर्तन गुणांक होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसकी वजह तो K/NAB, K हो गया स्प्रिंग का कांस्टेंट, N हो गया पूरा फेरों की संख्या इस क्रूड में, A हो गया क्षेत्रफल और B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसमें होता है धारा मापी का धारा सुग्राहिता, तो धारा सुग्राहिता होता है NABY के, करंट सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और धारा मापी का एक होता है वोल्टता सुग्राहिता, तो उसी में नीचे R डिवाइड कर देंगे, करंट सेंसिटिविटी में अगर प्रतिरोध R से भाग कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल जाएगा। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में धारा सुग्राहिता बटा प्रतिरोध होता है। ये सुग्राहिता एक्चुअली में क्या होता है ना कि 1 एम्पियर करंट बहाने से या 1 एम्पियर वोल्टेज देने से सुई कितना डिग्री मुड़ेगा उसी को सुग्राहिता कहते हैं, समझे, उसी को सुग्राहिता कहते हैं स्टूडेंट जी। अब छोटा छोटा कुछ यंत्र पढ़ना, जैसे संट क्या होता है, तो संट एक्चुअली में होता है ना, हाँ संट एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट जी कि एक काफी कम वैल्यू का प्रतिरोध होता है, काफी कम मान का प्रतिरोध, और उसको हम इस गैल्वेनोमीटर में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसमें तो नीचे स्प्रिंग लगा रहता है गैल्वेनोमीटर में, देखिए स्प्रिंग, तो स्प्रिंग बस अगर ज्यादा करंट बहेगा तो ये उठाएगा तो टूट जाएगा। तो हम इस गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं कि बाहर से एक काफी कम मान का प्रतिरोध लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट अगर आ भी जाएगा तो इधर से करंट हवा पास कर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है बाहर से रास्ता से, तो कम प्रतिरोध में ज्यादा करंट इधर से पास करेगा, इससे कम जाएगा तो टूटने से बच जाएगा। तो संट ना काफी
कम मान का एक्चुअली में प्रतिरोध होता है, काफ़ी कम मान का। इसका उपयोग वगैरह, हानि फायदा ये सब लिखा हुआ है कि कैसे क्या क्या होता है जो। और वैसे ही अमीटर भी एक यंत्र होता है, अमीटर नहीं अमीटर। तो अमीटर क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि अमीटर जो होता है ये हमारा धारा नापने का काम करता है कि कितना धारा नापा रहा है, नापता है। देखिए लिखा हुआ है, यस इस यंत्र से विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता सीधे एम्पियर में मापते हैं। मिली एम्पियर की कोटि की कम धारा मापने वाले यंत्र को मिली अमीटर कहते हैं। एम्पियर के परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, और इसी कारण इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए अमीटर का प्रतिरोध काफी कम होना चाहिए। आदर्श अमीटर बोल देते बिल्कुल 0 प्रतिरोध होता है, ठीक है। धारामापी के समांतर क्रम में शंट जोड़कर अमीटर में बदला जाता है। जो धारामापी होता है ना गैल्वेमीटर, उसमें अगर शंट जोड़ देंगे समांतर क्रम में तो अमीटर में बदल जाएगा। और वैसे ही वोल्ट मीटर एक वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर भी जानते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, देख लीजिए उसके बारे में लिखा हुआ है। एक वोल्टामीटर एक्चुअली क्या होता है ना कि जिसके जरिए ना आवेश का मात्रा मापा जाता है। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर, वोल्टामीटर या कूलम्ब मीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रिया के माध्यम से विद्युत आवेश यानी बिजली की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट जी, चलिए आप पेज देखिएगा। तो चलिए मैं पेज दिखा देता हूं शुरू से, जिनको बनाना है नोट्स बना लीजिएगा एक बार, मैं तो कहूँगा एक बार बना ही लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं पेज दिखाता हूँ। पहला पेज में तो हेडिंग है, सॉरी एक सेकंड स्टूडेंट जी, हाँ ये देखिए पहला पेज में तो हेडिंग है, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं। ओके, अब देखिए ये सब ना व्हाट्सएप पे ना जरूर नंबर लिखिए, मैसेज करिएगा, हम लोग फ्री रहेंगे तो आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। देखिए ये दूसरा नंबर पेज, यहाँ से नोट्स बनाना है, ठीक है, बना लीजिएगा रोक के। ये पेज है, इसका भी नोट्स बनाना है, बना लीजिएगा। इसका भी नोट्स बनाना है, बना लीजिएगा चौथा पेज का। इसका भी नोट्स बनाना है, बना लीजिएगा पांचवा पेज का। छठा पेज का ही बनाना है, बना लीजिएगा रोक के। सातवां पेज इसका भी रोक बना लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो सही लगे। आठवां पेज है 9, 10, 11, 12, 13 में है एक लाइन भी मैंने लिख पाया था कि कौन नॉर्थ का काम करेगा कौन साउथ का, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। 14, 15, 16 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और सबसे लास्ट 31। थैंक यू स्टूडेंट जी, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, बाय बाय। देखिए इस वीडियो को लाइक करके ना फ्रेंड्स को शेयर करिएगा या अपने दोस्त को जरूर बताइएगा कि मनी सर का क्लास चल रहा है, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप लोगों से इतना तो आशा कर ही सकता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट जी।